हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं हम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में, जिसका नाम है जीके जीएस बाई अमित पांडे। खासा आज के विषय संकल्पना की जब बात की जाए तो राज्य स्पेशल परीक्षाओं को आधारित करते हुए हम आज के इस विशेष सेशन की शुरुआत कर चुके हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग भी इस सेशन में जुड़ जाएं, ताकि रोज की तरीके से चलने वाले इस अनवरत सेशन में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आप सबके साथ यहाँ पर विशेष जुड़ाव कर पाए। खासा आज के क्रम की अगर बात की जाए तो एक एक बिंदुओं के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, समझेंगे उन प्रश्नों की प्रवृत्ति को जो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं, और इसी विषय संकल्पना के साथ अपने क्लास की शुरुआत भी करेंगे। तो चलेगा, आज के संदर्भ की शुरुआत यहीं से करते हैं, इसी बिंदु के साथ कि वाग्देवी की कृपा सदैव आपके ऊपर बरकरार रहे। सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने, विद्या रूपी विशालाक्षी विद्या देही नमोस्तुते। माँ वाग्देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित्य ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें। इसी संकल्पना के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। मुख्यतः आज के संदर्भों की जब बात की जाए तो एक एक प्रश्नों की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आज का ये मोटिवेशन, खास करके अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि लाख ठोकर खाने के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। और ये बिल्कुल सत्य बात है। आप भी जानते हैं, क्योंकि लगातार जब आप कई सारी परीक्षाओं का पर्याय लेकर के चलते हैं तो कई बार आप फेल होते हैं, लेकिन फेल होने की दशा में आप हार जाते हैं, आप निराश हो जाते हैं। लेकिन यही सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप उस लाइन को छोड़ करके भागते नहीं हैं, जिस एक संकल्पना के साथ आप जीवंत हैं। उस क्रम में तब तक बने रहते हैं जब तक आप अपने उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इसी चिंतन को लेकर के यहां पे सदैव से बात की जा रही है कि लाख ठोकरों के बाद गिरता रहूंगा, लाख ठोकरों के बाद संभलता रहूंगा, लाख ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरता उठूंगा और फिर चलता रहूंगा। तो इस चीज को सदैव ध्यान रखिएगा कि लाख ठोकर खाने के बाद संभलता रहूंगा, लाख ठोकर खाने के बाद संभलता रहूंगा, गिरकर उठूंगा और फिर से चलता रहूंगा। जब तक मुझे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती तब तक मैं रुकने वालों में से बिल्कुल नहीं हूं। क्रम की अगर बात की जाए तो जैसा हम देख पा रहे हैं, दीपक सिंह, शुभम कुशवाहा, सुरेश पांडे, सचिन प्रताप और साथ ही साथ अजय यादव, सुरेश पांडे, रेणु तिवारी, लियो, कई सारे लोग जो आपके इस क्रम में जुड़ चुके हैं। तो आप सबकी संकल्पनाओं को लेकर के आज के विषय बिंदु की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो संदर्भ है वो आज के प्रश्नों को लेकर के है, और आज की संकल्पना की जब बात की जाए तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से निकाय चुनाव में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण तय करने के लिए गठित ऐप, और इस ऐप की जब बात की जाए तो इस ऐप के माध्यम से स्थानीय चुनाव समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने 9 मार्च 2023 को सीएम योगी आदित्यनाथ को अपनी रिपोर्ट सौंपी। अब इसकी जब बात की जाए तो इस आयोग की अध्यक्षता किसके माध्यम से करी गई? खासा बिंदु की अगर बात की जाए तो बिंदु के रूप में किसका नाम यहां पर देखने को मिलता है? आज अगर इस बिंदु की बात की जाए तो इस बिंदु को किसी एक पर्याय के रूप में हम देख पाते हैं, खासा जब हम इस विषय संकल्पना की बात करते हैं। आज राज्य संदर्भ की जब बात की जाए तो राज्य संदर्भ में इसका नाम प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलता है। किस एक परिपेक्ष में? आज राज्य के परिपेक्ष की जब बात की जाए तो राज्य को आधारित करते हुए सदैव आपको देख मिलता है किसका नाम, जब हम बिंदु की बात करते हैं। और बिंदु के पर्याय के रूप में अगर देखा जाए तो इसका संदर्भ हमें काफी महत्वपूर्ण देख मिलता है, क्योंकि आधार की जब बात की जाए तो इस विषय आधार को किस एक परिपेक्ष में हम देख पाते हैं। तो अगर इसको हम नाम दे तो इसका नाम होता है राज्य का पिछड़ा वर्ग आयोग। आज राज्य के पिछड़े आयोग वर्ग की जब बात की जाए तो उसका पर्याय हमें देख मिलता है, और खास करके इस बिंदु की जब बात की जाए तो इस बिंदु को आधारित करते हुए इसका नाम बेसिक हमें देखने को मिलता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आज आधारित करते हुए अगर देखा जाए तो इसका एक सही उत्तर हमें देखने को मिलता है। विषय संकल्पना की जब बात की जाए तो विषय संकल्पना को लेकर के इसका संदर्भ क्या हो जाएगा कि राज्य की जब हम बात करते हैं तो राज्य के परिपेक्ष में जो चुनावी परिपेक्ष को लेकर के पिछड़ा वर्ग आयोग आपको देख मिलता है, अगर उसकी बात की जाए तो उसका नाम किस संदर्भ में देख मिलता है? मुख्य रूप से देखा जाए तो इसका नाम होता है हमारे यहाँ पर चौबे सिंह वर्मा, या फिर नाम होता है राम अवतार सिंह, या फिर नाम होता है महेंद्र कुमार वर्मा, या फिर नाम होता है संतोष कुमार विश्वकर्मा। तो किसका नाम हम यहाँ पर देखने को पाते हैं? तो खासा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपने कई बार सुना होगा राम अवतार वर्मा के बारे में। राम अवतार वर्मा की जब बात की जाए तो ये किससे संबंधित है? तो हमारे यहाँ पर जब हम बात करते हैं पिछड़ा वर्ग को लेकर के, तो सदैव ध्यान रखिएगा जो हमारे यहाँ पर पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग अर्थात जिसको हम सीधे शब्दों में क्या कहते हैं, ओबीसी के रूप में जानते हैं। तो इस ओबीसी के पर्याय को आधारित करते हुए क्या होता है, राज्य के परिप्रेक्ष्य में कह सकते हो कि स्थानीय जो चुनाव होते हैं उस परिप्रेक्ष्य में पिछड़ा वर्ग आयोग ने क्या कहा, अपने रिपोर्ट को खास करके सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपा है। किस परिप्रेक्ष्य में? कि हमें भी आरक्षण दिया जाए।
कहां पर? राज्यों के निकाय चुनाव में। तो परिपेक्ष की जब बात की जाए, ओबीसी वर्ग के लोगों की जब बात की जाए तो उनका मानना है कि उन्हें भी क्या किया जाए, खास करके राज्य का जो निकाय चुनाव होता है उसमें रिजर्वेशन दिया जाए। क्योंकि रिजर्वेशन की जब बात की जाए तो हमारे यहाँ पर रिजर्वेशन आप भी जानते हैं 403 सीट जो आपकी क्या है, विधानसभा की है। तो विधानसभा के परिपेक्ष में कुल 84 सीटें एससी के लिए रिजर्व है और यहाँ पे देखा जाए तो 2 सीटें आपके एसटी के लिए रिजर्व है। जबकि लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में आपने सदैव सुना होगा 17 सीटें क्या है, ये आपके एससी के लिए रिजर्व है। हमारे यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था की जब बात की जाए तो पंचायती राज व्यवस्था में भी आपने सुना होगा 33% अर्थात 1/3 सीटें क्या है, आप कह सकते हो कि महिला के लिए रिजर्व है। लेकिन आप जब बात करते हैं ओबीसी, तो ओबीसी के लिए ऐसा कोई भी रिजर्वेशन हमें कहीं पर नहीं देखने को मिलता है। हाँ, यह जरूर हमें देख मिलता है कि एक साइकिल चलती है, पहले सामान्य आता है, फिर ओबीसी आती है, फिर एससी आता है, फिर एसटी आता है, यह क्रम देख मिलता है। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर कहीं पर रिजर्वेशन इनको नहीं सिद्ध है, क्योंकि आज ओबीसी की जब बात की जाए तो यूपी में एक अच्छी खासी संख्या इनकी हमें देख मिलती है। तो उसी परिपेक्ष को आधारित करते हुए कहा रहा है कि यूपी में जब बड़ी संख्या इनकी है तो क्यों ना इनको भी रिजर्वेशन दिया जाए, और उसी परिपेक्ष इसका नाम देख मिलता है। देखिए, वो जो रिजर्वेशन आप 27% की बात करें, वो 27% किस में है, वो खास करके आपके शिक्षण संस्थानों में है। और शिक्षण संस्थानों के अलावा नौकरी की जब बात की जाए तो नौकरी में है। अभी तक आपके चुनावी प्रक्रिया में इसका नाम नहीं देख मिलता है। तो उस परिपेक्ष में अभी रिपोर्ट आपकी सौंपी गई है। जैसे अभी आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर नारी बंधन अधिनियम, नारी बंधन अधिनियम का पर्याय क्या है? नारी बंधन अधिनियम की जब बात की जाए, जो संविधान का अनुच्छेद 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जब बात की जाए तो 106 के अनुसार क्या होता है, यहां पे बताता है कि महिलाओं को 1/3 सीटें आपके लोकसभा और विधानसभा जैसे संस्थानों में क्या होगा, आपका रिजर्व करेगा सीट। तो इस परिप्रेक्ष्य में इसकी बात की जाती है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। कहा जा रहा है योगी आदित्यनाथ, इनकी जब बात की जाए तो पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल अगर इनका देखा जाए तो इससे पहले पिछला रिपोर्ट किसके पास था? चूंकि अभी आपने लंबे अंतराल पे सुना भी था कि हमारे यूपी के जो योगी आदित्यनाथ हैं, इनकी जब बात की जाए तो मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने पद पर खास करके सबसे लंबा कार्यकाल व्यवस्थित किया। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा, सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? लेकिन लंबे कार्यकाल के परिप्रेक्ष्य में अब इन्होंने जो रिपोर्ट छोड़ा है, उस परिप्रेक्ष्य में पहला रिपोर्ट किसके पास था, कौन सा नाम उसमें शामिल था? अगर उसकी बात की जाए तो मुलायम सिंह यादव थे, अखिलेश यादव थी, मायावती थे, या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद थे। और विशेषतः अगर आप लोग इस सेशन में जुड़े हैं तो इस सेशन को अपने संदर्भों में जरूर लाइक करते हुए अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी करिएगा। और खासा ध्यान रखिएगा, अगर इस चैनल पे नए हैं, पहली बार जुड़े हैं किसी कारण से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि अब अनवरत तरीके से पाई जाने वाली जितनी भी आपकी क्लासेज होंगी वो यहीं पर आपको दिख मिलेंगी। एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, अफवाहों में मत भागिएगा, क्योंकि जैसा कि आपने देखा है 11 फरवरी का एक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए, तो ऐसी कोई सूचना ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है, वो एडिटेड फॉर्मेट आपके सामने है। तो थोड़ा सा उस चीज को अलग रख के, हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा, अपनी तैयारी को ध्यान में रखिए, क्योंकि आपकी तैयारी का एक ही स्वप्न है, एक ही आधार है और एक ही प्रतिज्ञा है, और वो संकल्पना सदैव है कि मां तेरे सपने को मोती के बूंद सा चमकाऊंगा। अरे तू सपनी तो बड़ी देख, तेरा लाडला या फिर तेरी लाडली उसे पूरा करके दिखलाएगा। यहां पर अगर हम बात करते हैं बिंदुओं को आधारित करते हुए, तो योगी आदित्यनाथ ने रिकॉर्ड को तोड़ा है। लेकिन पिछला रिकॉर्ड जो था वो किसके पास था, तो आप सदैव जानते हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद की जब बात की जाए तो डॉक्टर संपूर्णानंद के परिप्रेक्ष्य में अब योगी आदित्यनाथ क्या हो जाते हैं, इनकी जब बात की जाए तो इनका नाम इस परिप्रेक्ष्य में दिख मिलता है। वैसे अगर देखा जाए तो एक बिंदु ध्यान रखिएगा, हमारे यहां पर आप भी जानते हैं अखिलेश यादव, इनका संदर्भ किस परिप्रेक्ष्य में है, तो इनका संदर्भ है हमारे यूपी के परिप्रेक्ष्य में कह सकते हो कि ये सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। सबसे युवा मुख्यमंत्री यूपी के परिप्रेक्ष्य में आपके अखिलेश यादव का नाम आता है। जबकि मायावती जी की जब बात की जाए तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्या हो जाती हैं, 4 बार सीएम बनने वाली, तो 4 बार सीएम बनने वाली एकमात्र यूपी की मुख्यमंत्री जिनका नाम मायावती होता है। हालांकि अगर देखा जाए सबसे लंबा कार्यकाल आपके डॉक्टर संपूर्णानंद का था, लेकिन वर्तमान में योगी आदित्यनाथ का रहा। हमारे यहां पर अगर देखा जाए तो सबसे छोटा भी आपसे पूछा जा सकता है, तो सबसे छोटा किसका था, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। उनके बारे में आपने सुना होगा चंद्रभानु, क्या नाम था, चंद्रभानु की जब बात की जाए केवल 19 दिन के लिए, यह बड़ी बात होती है, केवल 19 दिन की जब बात की जाए तो केवल 19 दिन के लिए आपके सबसे छोटे कार्यकाल के लिए चंद्रभानु की नियुक्ति करी गई थी। वैसे एक नियुक्ति आपको कई बार सुनने में आता है, हमारी यूपी से ही संबंधित है, नाम आपने सुना होगा चौधरी चरण सिंह के बारे में।
चौधरी चरण सिंह। खासा अगर देखा जाए तो चौधरी चरण सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो यूपी के मुख्यमंत्री थे, लेकिन आगे चल करके देश के क्या हुए थे, प्रधानमंत्री बने थे। और इनका जो सबसे महत्वपूर्ण नाम होता है वो इस कारण से होता है क्योंकि एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सदन का मुख नहीं देखा। क्योंकि सामान्यतः आप भी जानते हैं कोई भी जो सदन होती ना, उस सदन की बैठक के बीच में बैठक के बीच में 6 महीने का अंतर होता है। जब इनको यहां पर नियुक्त किया गया तो अगले चरण में बहुमत पास करते उससे पहले ही क्या किया गया, इनको पद से हटा दिया गया। तो एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने कह सकते हो कि लोकसभा का मुंह नहीं देखा, उसका नाम होता है चौधरी चरण सिंह। ये भी हमारे यूपी से समय थे, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। ये यूपी के सीएम भी रहे हैं। वैसे सबसे छोटा कार्यकाल चंद्रभानु का ध्यान रखिएगा, सबसे लंबा कार्यकाल डॉक्टर संपूर्णानंद का, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ का नाम है। और इसके अलावा अखिलेश यादव सबसे युवा के रूप में ध्यान रखिएगा, क्योंकि कार्यकालों की संकल्पना आपसे देखने को मिलती है। योगी आदित्यनाथ अगर वर्तमान की बात की जाए तो आप भी जानते हैं गोरक्षनाथ में एक मंदिर है, खास करके गोरखपुर में गोरक्षनाथ पीठ, उसके मंदिर के महंत और पुजारी के रूप में जाने जाते हैं। खासा ध्यान रखिएगा, ये 33वें नंबर के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जब हम व्यक्ति की बात करते हैं तो व्यक्ति के रूप में क्या है, व्यक्ति के रूप में यह 21वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। इस चीज को भी खासा ध्यान रखिएगा। बाकी अगर देखा जाए तो इस चीज को खासा ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल, आप लोगों का कहना सत्य है कि 23 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, अपने यहाँ पे किसान दिवस इसी परिप्रेक्ष्य में आयोजित करते हैं। बिंदु की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि गोरखपुर में क्षेत्रीय फिल्म सिटी की स्थापना के लिए प्रस्तावित निवेश देखने को मिलता है। आज संदर्भ की जब बात की जाए तो हमारे यहाँ पे आप भी जानते हैं गोरखपुर में एक स्थानीय लोकल स्तर का फिल्म सिटी आपका डेवलप किया जा रहा है। अब उसी फिल्म सिटी की जब बात की जाए तो उस फिल्म सिटी को जब डेवलप किया जा रहा है तो यह बात की जा रही है कि उस फिल्म सिटी के लिए कितने बजट को अनाउंस किया गया है। आज नाम की बात की जाए तो 100 करोड़, 250 करोड़, या फिर आप कह सकते हो कि 450 करोड़, या फिर आपके 500 करोड़। और खासा अगर इस बिंदु की बात की जाए तो इसके लिए कितने करोड़ रुपए की बात की गई है आधारित करते हुए अगर हम क्षेत्रीय फिल्म सिटी की बात करें। देखिए सबसे पहली बात तो आती है कि हमारे देश का मतलब यूपी का सबसे बड़ा, हमारे देश का सबसे बड़ा फिल्म सिटी कहां पे डेवलप किया जा रहा है, तो आपने सदैव सुना होगा किसके बारे में, जब हम बात करते हैं नोएडा फिल्म सिटी, तो आपने सदैव सुना है नोएडा फिल्म सिटी के बारे में। नोएडा फिल्म सिटी की जब बात की जाए तो इसी परिपेक्ष को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज ये देश का सबसे बड़ा फिल्म सिटी के रूप में डेवलप किया गया है। खासा आप भी जानते हैं 1000 एकड़ की जब बात की जाए तो 1000 एकड़ भूमि में क्या हो रहा है, इसका पूरा पूरा विस्तार है। लेकिन अभी आपने सुना होगा एक क्षेत्रीय फिल्म सिटी को डेवलप किया जा रहा है और यह गोरखपुर में बनाया जा रहा है। हालांकि क्षेत्रीय फिल्म सिटी को हम एक नाम और दिए हैं, किस रूप में, भोजपुरी फिल्म सिटी। क्या कहते हैं इसको, भोजपुरी फिल्म सिटी का भी नाम दर्ज दिया गया है। और इस परिपेक्ष की जब बात की जाए तो यह गोरखपुर क्षेत्र में आपका डेवलप किया गया है। अब इसके लिए सरकार चूंकि पैसे की बात करती है तो कितना पैसा दिया जा रहा है, तो 500 करोड़ रुपए इसके लिए पूरी तरीके से व्यवस्थित किया गया है। वैसे गोरखपुर की बात करते हैं तो अभी आपने सुना होगा यहां पे क्रूज सेवा का ट्रायल भी कर दिया गया है। कहां पे चलाई जाएगी, तो ये आप भी जानते हैं रामगढ़ ताल की जब बात की जाए तो रामगढ़ ताल में ये 5 मंजिला क्या होगा, खास करके आप कह सकते हो कि 5 मंजिला एक क्रूज सेवा यहां पर शुरू भी कर दिया गया है। तो खासा गोरखपुर की जब बात की जाए तो गोरखपुर का नाम ध्यान रखिएगा, परिपेक्ष के रूप में 550 करोड़ रुपया यहां पे क्या होगा, किस परिपेक्ष में, क्षेत्रीय फिल्म सिटी को डेवलप करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले के निवासी डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी, अगर इनकी बात की जाए तो इनको फरवरी 2023 में भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर इनकी बात की जाए तो इनका संबंध हमें देखने को मिलता है ड्रग कंट्रोलर संबंधित एक व्यक्ति हैं जिनको ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया। और इनकी जब बात की जाए तो इनका संबंध हमें बेसिकली देखने को मिलता है, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्ति की गई है। और इस नियुक्ति की जब बात की जाए तो यह नियुक्ति हमें प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। खासा अगर देखा जाए तो इनका संबंध किस रूप में है, यह नाम है आपके ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के रूप में राजीव सिंह और रघुवंशी। क्या नाम है, राजीव सिंह रघुवंशी की जब बात की जाए तो उनका नाम यहां पे देख मिलता है। और इस बिंदु की बात की जाए तो ये गाजीपुर से संबंधित है, या आपके बलिया से संबंधित है, या फिर आपके कानपुर से संबंधित है, या फिर आपके बनारस से संबंधित आपको देख मिलते हैं। आज नाम की बात की जाए तो नाम को आधारित करते हुए इनका खासा संबंध ध्यान रखिएगा। अगर इनकी बात की जाए तो यह यूपी के बलिया से संबंधित आपको दिख मिलते हैं। क्या नाम है, खासा डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। फरवरी 2023 में क्या किया गया है, इनको ड्रग कंट्रोलर ऑफ जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। कहां से संबंधित है, बलिया से संबंधित है।
एक्चुअली बलिया की जब बात की जाए तो बलिया को हम लोग क्या कहते हैं, बलिया को बोलचाल की भाषा में हम लोग बागी बलिया के रूप में भी जानते हैं। वैसे बागी बलिया से एक चीज आपको और याद आना चाहिए, इसी बलिया की जब बात की जाए तो इसी बलिया का नाम आपने कई बार सुना होगा, क्योंकि यहां पर आपको शेर ए बलिया के रूप में नाम देख मिलता है किसका, जब हम बात करते हैं अपने यहां पे चित्तू पांडे जी का। तो चित्तू पांडे का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि चित्तू पांडे क्या हो जाते हैं, आज बागी बलिया के प्रमुख रूप में जाने जाते हैं। वैसे यहीं पर अगर देखा जाए तो एक नाम और ध्यान रखिएगा, जब हम नाम देते हैं मंगल पांडे, तो मंगल पांडे का भी नाम आपको प्रमुख रूप से देख मिलता है, क्योंकि मंगल पांडे 1857 की क्रांति के पहले शहीद के रूप में भी जाने जाते हैं। वैसे मंगल पांडे के अलावा यहीं पर ध्यान रखिएगा एक हमारे देश के प्रधानमंत्री भी थे जिनका नाम था चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर नाम के जो प्रधानमंत्री थे वो भी आपके बलिया से संबंधित है। और यहीं पर अगर देखा जाए तो आपने लोकनायक का नाम सुना होगा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, अगर इनकी बात की जाए तो इनका भी संबंध यहीं से है। और इसी सम्मान में आपने सुना होगा, खास करके जब हम सुरहा ताल की बात करें तो सुरहा ताल जो पक्षी विहार है उसको हम कई बार क्या कहते हैं, लोकनायक, क्या बोलते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण पक्षी ताल के रूप में खास करके सुरहा ताल का नाम दिया जा रहा है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, बलिया की जब बात की जाए तो आपने ददरी का मेला यहां पर सदैव सुना होगा। और ददरी के मेले के अलावा अगर देखा जाए तो भृगु ऋषि का नाम सुना होगा। भृगु ऋषि के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने धनुष यज्ञ मेले का नाम सुना होगा। तो धनुष यज्ञ मेला भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यह बलिया से संबंधित है। और हमारी यूपी का यह सबसे पूरब का क्या है, यह सबसे पूरब का जिला भी आपको देख मिलता है। तो यूपी का सबसे पूर्वी जिले के रूप में इसका नाम प्रमुख रूप से देख मिलता है। क्लियर। आगे की बात करें तो कहा जा रहा है कि छतर मंजिल, ये रोशन उद्दौला की कोठी, गुलिस्तान ए हिरम, कोठी दर्शन विलास और फरद बख्श राज्य के किस शहर में स्थित है, जिसको आप पर्यटन मंत्रालय के द्वारा कह सकते हो कि हेरिटेज होटल में बदलने का निर्णय लिया गया। मतलब अगर देखा जाए तो हमारी यूपी सरकार क्या करेगी, आजकल पर्यटन को कैसे बढ़ावा दिया जाए उसके लिए कुछ नए नए कार्य कर रही है। अब वहां पे देखा जाए तो एक नाम हमें देख मिलता है कि अभी पर्यटन मंत्रालय के द्वारा हेरिटेज क्या किया गया है, होटल बनाने की बात की गई है। किस किस लोकेशन को, तो छतर मंजिल को, इसके अलावा रोशन उद्दौला की कोठी को, गुलिस्तान ए इरम को, कोठी दर्शन विलास को, फरहद बख्श को, इन सब की जब बात की जाए तो ये प्रमुख रूप से हमारे यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण संकल्पनाएं होती हैं। और राज्य सरकार के द्वारा बोला गया कि अब इसको हम क्या करेंगे, पर्यटन साइट के रूप में डेवलप करेंगे। एक्चुअली आपने राजस्थान का थोड़ा सा कल्चर देखा होगा। आज राजस्थान की जब बात की जाए तो राजस्थान का सबसे राजस्थान का जो सबसे बड़े खास संदर्भ होता है ना, और छोटा क्वेश्चन ना मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, लेकिन अब उसमें सारे नाम कंक्लूड हो जाते ना, अगर एक आध नाम छोड़ते तो फिर हम पता नहीं रिकॉल करा पाते कि ना होता। ठीक है, तो इस कारण से सारे नाम आपके शामिल हो गए। ठीक है, यहाँ पे हम किसकी बात करें, जैसे राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि वहां पे कई सारे पर्यटन साइट होते हैं जिनको सरकार प्रमोट करती है। और इससे क्या हो गया, पहली बात तो पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, दूसरा वहां पे राजस्व बढ़ता है, तीसरा लोग वहां पे घूमने टहलने के लिए आते हैं। तो सरकार ने बोला कि हमारे यहाँ पे भी ऐसी चीजें बहुत सारी हैं, लोग उसको देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, क्यों ना इसको भी थोड़ा सा डेवलप करते हुए हम इसको यहां पर आधार दें। तो ये पीपीपी मोड पे आपको देख मिलेगा, जिसको किराए के रूप में आपको व्यवस्थित मिलेगा। लेकिन यहां पे कुछ कंडीशन भी रखी गई थी, हमने पीछे चर्चा भी किया था कि अगर इसको कोई व्यक्ति रखेगा ना तो इसके आमूल परिवर्तन नहीं करेगा। मतलब जो इसकी पूरी बनावट है वो वैसे ही रहेगी, केवल डेंटिंग पेंटिंग करके साफ सफाई करके आप इसका इस्तेमाल करेंगे और इसमें कोई नई नक्काशी का प्रयोग नहीं करेंगे। सीधे शब्दों में अगर देखा जाए तो इसका जो मूल आधार है उसको यथा उचित रखते हुए आप उसके आधार पे क्या करेंगे, यहां पे कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करेंगे। और इसी परिपेक्ष की जब बात की जाए तो यह संबंधित हमारे यहां पर कहां से संबंधित है, तो आप भी जानते हैं ये तो सारी चीजें कहां पे स्थित है, लखनऊ में। सीधे शब्दों में छतर मंजिल आपने कई बार सुना होगा, इवन आप कह सकते हो रोशन उद्दौला की कोठी ये यहीं से है। गुलिस्तान ए इरम अगर इसकी बात की जाए तो ये भी आपको मिलता है। अभी लास्ट टाइम कौन सी फिल्म आई थी, खास करके कुछ ऐसे ही नाम था, हमें भूल रहा है, अमिताभ बच्चन का और आयुष्मान खुराना के ऊपर आधारित। ठीक है, इवन कोठी दर्शन की जब बात की जाए तो कोठी दर्शन विलास भी यहां से आपको संबंधित देख मिलता है। और फरद बख्श की जब बात की जाए तो ये भी आपको यहीं से देख मिलता है। ये सब कहां से संबंधित है, तो आपके लखनऊ में देख मिलता है। क्योंकि लखनऊ की जब बात की जाए, जब यहां पे नवाब लोग रहते थे ना, तो उन्होंने ऐसे कई सारे नामों को डेवलप कर रखा है। जैसे नामों की बात की जाए तो नामों के अंतर्गत आपने सुना होगा किसके बारे में, जब हम बात करते हैं इमामबाड़ा, तो हमने कई बार सुना है कि इमामबाड़ा यहां पे स्थित है। इमामबाड़ा के बारे में आप भी जानते हैं कि आसफ उद्दौला के द्वारा बनाया गया है। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने रूमी दरवाजा का भी नाम सुना होगा। रूमी दरवाजा की जब बात की जाए तो यह भी आपका स्थित है। साथ ही साथ आपने सुना होगा कि यहीं पर आपको टीले वाली मस्जिद दिख मिलती है। तो टीले वाली मस्जिद की जब बात की जाए तो इसका नाम आपने प्रमुख रूप से सुन रखा है। इवन अंग्रेजों की जब बात की जाए तो
तो अंग्रेजों ने अपने निवास के लिए क्या किया है, गवर्नर के निवास के लिए यहाँ पे रेजिडेंसी भी बना रखी है। रेजिडेंसी आप लोग जानते भी होंगे, खास करके यहाँ पर दिख मिलता है। रेजिडेंसी के अलावा अगर देखा जाए तो आप कह सकते हो कि और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे जैसे आपने सुना होगा यहाँ पर एक घंटा घर आपको दिख मिलता है। घंटाघर को लोग बताते हैं कि जब इसकी स्थापना की गई थी तो इतने ऊंचाई पर यह आपका स्थापित था, खास करके एशिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित यह आपके घंटाघर थी, जो आज भी सही टाइम आपको बताता है। घंटाघर के अलावा अगर देखा जाए तो आपने यहीं पर 5 मंजिला एक खास करके इमारत को भी देखा होगा, जिसको हम कई बार क्या बोलते हैं, सतखंडा के रूप में भी जानते हैं। तो सतखंडा नाम का एक लोकेशन जो है वो भी आपको यहीं पर दिख मिलता है। इवन आप कह सकते हो इसके अलावा लुल्लू 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 की जब बात की जाए तो यहां पर ध्यान रखिएगा, लुल्लू माल भी आपका अवस्थित है, ठीक है। बहरहाल इसके अलावा अगर देखा जाए तो और भी कई सारी चीजें आपको दिख मिलती हैं। अगर इसे लखनऊ की ही बात की जाए, लखनऊ में कई सारी प्राचीन विरासतें आपको अलग अलग संदर्भों में देखने को मिलती हैं। वैसे इस शहर की जब बात की जाए तो इसको हम क्या नाम देते हैं, लक्ष्मणपुरी के रूप में जानते हैं। तो लक्ष्मणपुरी इसका पुराना नाम माना जाता है और कई बार बताया जाता है कि इसको किसके द्वारा बनाया गया था। तो इसको जो बसाया गया था बताते हैं लक्ष्मण सेन नाम के एक राजा थे। क्या नाम था, लक्ष्मण सेन नाम के एक व्यक्ति थे जिनका नाम यहां से संबंधित आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा कि फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट सैन्य अस्पताल बनाने की योजना बनाई गई है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमारी यहां पर अगर देखा जाए तो सरकार ने बोला है कि बहुत सारे जो सेना के कर्मचारी होते हैं, जो सिपाही होते हैं, जो देश सेवा में अपने प्राण को न्यौछावर कर देते हैं, अब सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है क्यों ना उनके लिए कुछ विशेष काम किया जाए। तो आधारित करते हुए अगर देखा जाए तो इस चीज को लेकर ध्यान रखिएगा कि हमारे यहां पर एक मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट सैन्य अस्पताल आपका बनाया जा रहा है। तो इस बिंदु की जब बात की जाए तो यह देखने को मिलता है। हाँ, घंटाघर गोरखपुर में भी है। एक्चुअली ऐसे कई सारे लोकेशन में आपको देख मिलेगा, लेकिन लखनऊ वाला थोड़ा सा इस कारण से मशहूर है क्योंकि आप रूमी दरवाजे के अपोज में देखेंगे तो आपको देख मिलेगा एक बड़ा सा ताल है, उसी के साथ लगा हुआ है और काफी ऊंचाई लिए हुए है और अभी भी जीवंत अवस्था में है, मतलब उसमें कोई नुकसान नहीं है, पूरी तरीके से कह सकते हो स्वस्थ अवस्था में है। बहुत सारे लोग जाते हैं वहां पे, जो छोटे बच्चे होते हैं क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। बहरहाल 2023 की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में किस जिले में इसकी स्थापना की जा रही है, तो इसको खासा ध्यान रखिएगा। यह प्रमुख रूप से हमारे यूपी में जो स्थापित किया जा रहा है, एक तो स्थापित किया जा रहा है आपके मेरठ में और दूसरा आपके राजधानी लखनऊ में, ताकि हमारे यहाँ पर जो विशेष प्रकार की एक बटालियन होती है, खास करके सेना की जब बात की जाए, जैसे CISF हो गया, SSB हो गई, BISF की जब बात की जाए तो इन सारे संदर्भों में इसका नाम ध्यान रखिएगा। वैसे अगर देखा जाए तो सेना के लिए आप लोग भी जानते हैं बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्यों? क्योंकि 62,000 पुलिस की भर्ती पहली बार यूपी में होने जा रही है और हमें लगता है कि आपके लाइफ का सबसे बड़ा ये टर्न पॉइंट होगा, क्योंकि इसके माध्यम से आप अपने जीवन को सफल बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा और इसके बाद, इसके पहले ऐसी कोई संकल्पना आपको नहीं देखने मिलेगी, क्योंकि आप भी जानते हैं इससे पहले जो भी वैकेंसी हुई है 25, 30, 50 हजार हुई है, या इसके बाद आप अपेक्षा करें कि यूपी में पुलिस की वैकेंसी आएगी, ना बाबा ना। इसी में आपको क्या करना है, अपने आप को साबित करते हुए एक सीट लेना है। यह जरूर ध्यान रखिएगा। नो डाउट 62,000 सीटें हैं, 62,000 के ऊपर नजर ना फेरिएगा, केवल एक सीट के ऊपर अपना आधार रख के व्यवस्थित करिएगा। वैसे यहां पर अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण तो है महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं की जब बात की जाए, बालिकाओं के लिए थोड़ी सी सरकार हमारी सख्त है और हमें लगता है कोई भी हमारी बहन खास करके थोड़ा सा अगर अपने आप में जिज्ञासा रखती है, थोड़ा सा भी वह मेहनत करने का पर्याय रखती है, तो उसके लिए तो सीट बिल्कुल सुनिश्चित है। क्योंकि आप भी जानते आजकल अगर इसकी बात की जाए तो आप भी जानते कुल 13,000 पद अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। यहां 500 लोग घर पे आ जाते हैं ना, तो आप व्यवस्थित नहीं रह पाते हैं उस व्यवस्था में, पूरी तरीके से अपने आप को कह सकते हो इतना बिजी कर लेते हैं और संदर्भों में पूरी तरीके से टूट जाते हैं। लेकिन 13,000 सीटें केवल आपकी महिलाओं या बालिकाओं के लिए सुनिश्चित है। तो हमें लगता है कोई भी लड़की अगर थोड़ा सा भी सिंसियर होकर के ना, थोड़ा सा मेहनत कर लेगी, तो उसके लिए ये सीटें अपने आप में काफी सुनिश्चित होंगी। क्रम है, मेहनत करने का आधार है, और यह बात बिल्कुल सत्य है कि जिस तरीके से आपका पूरा माहौल है ना, यह वैकेंसी आएगी। हम यूं ना कहते कि बहुत लेट आएगी, जनवरी में आएगी, दिसंबर में आएगी, कब आएगी, पेपरबाजी चूंकि हमें ना करना है, ना हमें झूठ परोसना है, लेकिन यह बात सत्य है कि वैकेंसी आएगी। आपके चुनाव अगले साल है इस कारण से, और हमें लगता है कि आप अगर भी थोड़ा सा सिंसियर हैं तो अपने आप में व्यवस्थित रहिए। क्रम यूं ना छोड़िए कि मतलब
ऐसा ना हो कि आप किसी तैयारी में लगे हैं और उस तैयारी को थोड़ा सा छोड़ पाए। ठीक है, बहरहाल महिला और बालिका के लिए ध्यान रखिएगा 13,000 सीटें व्यवस्थित है, क्योंकि आप भी जानते हैं राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 20% कम से कम पुलिस भर्ती में क्या हो, आपकी महिलाओं को पूरी तरीके से भरा जाए। बहरहाल यहाँ पे अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत राज्य नीति खास करके फिल्म नीति मंजूरी की गई है 2030 की। अब देखा जाए तो इसके संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे आपका गलत है, मतलब अगर देखा जाए तो हमारे यहां पर देखा जाए किसको लेकर के आपके उत्तर प्रदेश कैबिनेट के द्वारा फिल्म नीति 2030 को व्यवस्थित किया गया। और इस 2030 की फिल्म नीति की जब बात की जाए तो इसका पर्याय हमें देख मिलता है, कौन सा कथन इसमें गलत है। नाम की जब बात की जाए तो इसका नाम किससे संबंधित है, यह है राज्य में अवधी, ब्रज, बुंदेली, भोजपुरी क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी। फिर यहां पे कहा गया कि हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में फिल्म बनाने पर 25% की सब्सिडी दी जाएगी। और साथ ही साथ राज्य में एक फिल्म प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए 50 लाख रुपए देने का यहां पर क्या किया गया है, सब्सिडी देने की बात की गई है। अब इस बिंदु की जब बात की जाए तो इस बिंदु का संदर्भ किससे संबंधित है, ये 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर सही विकल्प आपके सही है आधारित जब इस बिंदु की बात की जाए तो इसका पर्याय हमें दिख मिलता है। और हम बार बार कहते हैं कि अगर इस सेशन में जुड़े हैं तो इस सेशन को लाइक भी करिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी करिएगा, और इस चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके महत्व को आधारित करते हुए विशेष संदर्भों की पूरी क्लासेज यहां पे आपको दिख मिलती है। यहां पर हम किसकी बात करें, राज्य के संदर्भ में खास करके फिल्म नीति। आज फिल्म नीति की जब बात की जाए तो फिल्म नीति को आधारित करते हुए राज्य सरकार ने क्या बात कही है, तो राज्य सरकार ने यह बात कही है कि हम सारे काम को करेंगे। अर्थात नीति की जब बात की जाए तो नीति के विरुद्ध में अगर देखा जाए तो यहां पे जो जो बातें कही गई हैं ये लगभग क्या है, आप कह सकते हो कौन सा कथन गलत है, तो कोई कथन नहीं गलत है, क्योंकि राज्य सरकार ने बोला कि हमारे प्रदेश की जो भाषा है, चाहे वो अवधी हो, ब्रज हो, बुंदेली हो, भोजपुरी हो या कोई भी क्षेत्रीय भाषा है, अगर कोई व्यक्ति इसमें फिल्म को बनाता है तो उस दशा में 50% की क्या होगी, सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हिंदी, अंग्रेजी भाषा में अगर आप फिल्म बनाते हैं या फिर इसके अलावा भी किसी भाषा में फिल्म बनाते हैं तो हम 25% की क्या करेंगे, सब्सिडी देंगे। इसके अलावा राज्य के द्वारा यह बोला गया है कि एक फिल्म प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा और उसके लिए सरकार ने 50 लाख रुपए तक की व्यवस्था भी कर दी है। खासा अगर देखा जाए तो इस परिप्रेक्ष्य आप भी जानते हैं कि अब हमारे यहां पर जैसे फिल्म सिटी की भी स्थापना की गई है। और फिल्म सिटी की जब बात की जाए तो एक तो नाम आपने सुना होगा नोएडा के अंतर्गत, खास करके नोएडा में ग्रेटर नोएडा के अंतर्गत। और यहीं पर अगर देखा जाए तो एक आपने नाम सुना किसके बारे में, क्षेत्रीय फिल्म सिटी। कहां पे स्थापित किया गया, तो ये आपके गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है। राज्य सरकार का मानना है कि फिल्मों से हम पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। उसका एक प्रत्यक्ष नमूना आपने सुना होगा जब हम बात करते हैं डीडीएलजे के परिप्रेक्ष्य में आपने सुना होगा कि डीडीएलजे नाम की जो मूवी है वो स्विट्जरलैंड में शूट हुई थी, लेकिन उसका इस तरीके से मंचन हम लोगों के दिमाग में कर दिया गया है। आज आप जानते हैं कि कोई भी भारतीय युवा जो होता है उसकी पहली चॉइस होती है कि स्विट्जरलैंड की यात्रा की जाए। वो कहीं स्विट्जरलैंड देखा नहीं है, स्विट्जरलैंड को सुना नहीं है, स्विट्जरलैंड को महसूस नहीं करता है, लेकिन इन्हीं फिल्मों वगैरह के माध्यम से क्या होता है, उसका प्रचार हो जाता है अप्रत्यक्ष रूप से। कई बार आपने देखा होगा किसी एक विशेष पहलू को लेकर के आप लोग बहुत ज्यादा जानते नहीं हैं, लेकिन जैसे आजकल सोसाइटी में बहुत सारे रील वगैरह वायरल हो जाते हैं तो उस स्थल के बारे में जानने की आपकी भी जिज्ञासा बढ़ जाती है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ पर अगर फिल्मों के माध्यम से राज्य के बारे में कुछ एक इंफॉर्मेशन, कुछ उसकी वर्सैलिटी अगर लोगों के पास परोसा जाएगा तो हम ये बात समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में पर्यटन को हम बुला पाएंगे। तो उस परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार इस पे बड़े स्तर पे कार्य कर रही है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो प्रमुख रूप से आपके बुंदेलखंड से संबंधित देखने को मिलता है। आज बुंदेलखंड की जब बात की जाए तो बुंदेलखंड से संबंधित यह लोकेशन है चंदौली के रूप में, औरैया के रूप में, या फिर यहीं पर आप कह सकते हो कि महोबा के रूप में, या फिर आपके एटा के रूप में। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। हाँ, नोट कर लो एक ठू की पॉइंट लगा करके। ठीक है, हाँ, वो कहता है तब बड़ा एक ठू चप्पी आती है, वही पे लिख के चपका लियो, कहीं पे यूपीएससी में क्वेश्चन आएगा ये वाला। ठीक है, डीडीएलजे मूवी। हाँ, डीडीएलजे मूवी के बारे में ना है, लेकिन ये तो जरूर है कि शाहरुख खान का कैरियर बनाने के लिए अगर कोई मूवी जिम्मेदार है तो हमें लगता है कि वही मूवी है। ठीक है, बहरहाल यहाँ पे हम किसकी बात करें, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। आज नाम की बात की जाए तो चंदौली, औरैया, महोबा या फिर आपका एटा,
किस परिप्रेक्ष्य से इसका नाम देख मिलता है? देखिए, आज अगर हम बुंदेलखंड की बात करते हैं तो बुंदेलखंड का परिप्रेक्ष्य आप भी जानते हैं, यहाँ पर महोबा शामिल है। कुल मिला के आप भी जानते हैं 14 जैसे जिले हैं जिनको हम किस रूप में देख पाते हैं, 14 जिलों का समूह है जिनकी जब बात की जाए तो इनका संदर्भ हमें देख मिलता है हमारे यहाँ पर खास करके बुंदेलखंड के रूप में। लेकिन बुंदेलखंड में ये जो 14 जिले हैं कुल मिला के अगर देखा जाए तो इस परिप्रेक्ष्य में आप कह सकते हो कि 7 जिले आपके क्या है, यूपी से संबंधित हैं। और 7 जिले यूपी के अलावा 7 जिले क्या है, 7 जिले आपके एमपी से संबंधित हैं। अब 7 आपके यूपी से, 7 आपके एमपी से, ठीक है। इस बिंदु की जब बात की जाए तो इस बिंदु को आधारित करते हुए अब एक नाम ध्यान रखिएगा, ये 7 यूपी के कौन कौन से हैं तो आपने कई बार सुना होगा, जैसे ललितपुर, ललितपुर के अलावा झांसी, झांसी के अलावा आप कह सकते हो कि यहीं पे आपका महोबा, महोबा के अलावा बांदा, बांदा के अलावा आप कह सकते हो कि यहीं पर चित्रकूट, चित्रकूट, चित्रकूट के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आप नाम दे सकते हो किसके बारे में, जालौन के बारे में। जालौन नाम का जो जिला है वह इसी परिप्रेक्ष्य में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, जालौन, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एक नाम और आपने सुना होगा जब हम नाम देते हैं हमीरपुर। तो इन सारे संदर्भों को नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि ये 7 ऐसे जिले हैं जिनकी संकल्पना क्या होती है, जिनकी संकल्पना हमें देख मिलती है बुंदेलखंड क्षेत्र से। पीके सिंह कह रहे हैं सर पीडीएफ कहां मिलेगी, प्लीज बताइए। देखिए भाई साहब, आपको यहाँ ये सिंबल दिख रहा है ना, इसको हम कहते हैं टेलीग्राम। और टेलीग्राम में जब आप सर्च करेंगे 50 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम, 800 ग्राम, तो उसके बाद एक नाम टेलीग्राम, और उसमें आप देखेंगे जीके जीएस बाई अमित पांडे, तो उस पर आपको मिल जाएगा। हो सकता है इस नाम से ना मिले तो आप यूपी जीके बाई अमित पांडे सर्च कर लीजिएगा, तो संभव है आपको ग्रुप मिल जाएगा और उस ग्रुप के माध्यम से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि आप भी जानते हैं 6 बजे रात की क्लास और 9 बजे रात की क्लास, ये दोनों अभी यूपी जीके के ऊपर आधारित जो हैं वो यहीं पर मिलती हैं और अन्यत्र कहीं नहीं मिलती हैं, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे प्राचीन संग्रहालय हमें देखने को मिलता है। इस नाम की जब बात की जाए तो इस नाम को किस परिप्रेक्ष्य में देख पाते हैं, यह नाम होता है राजकीय संग्रहालय आपके लखनऊ के रूप में, या फिर आप कह सकते हो राजकीय संग्रहालय झांसी के रूप में, या फिर रामकथा संग्रहालय अयोध्या, या फिर राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर में। पीडीएफ नहीं मिल रहा है, नहीं ऐसी बात तो नहीं है, पीडीएफ मिल रहा होगा, ठीक है। हो सकता हो आप गलत ग्रुप में जुड़े हो, ठीक है, ये भी पर्याय है क्योंकि एक्चुअली होता क्या ना, कोई एक नाम होता है तो उसके नाम से कई सारे फर्जी ग्रुप भी चलते हैं, तो आप किसी विशेष ग्रुप में ना जुड़ करके विशेष ग्रुप में जुड़ेंगे तो वहां पे आपको पीडीएफ मिलेगी। हमें लगता है 2 ग्रुप है हमारे पास शायद, एक जिसमें लगभग 10-11 हजार मेंबर है और एक है जिसमें शायद 5-5.5 हजार मेंबर है। उन दोनों में से किसी में आप जुड़ेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें ना मिलती है, हो सकता है नाम का परिवर्तन थोड़ा सा ना हुआ हो तो वो भी कंफ्यूजन करा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा हम ही ऐसे खड़े हैं, करिया रंग का टी शर्ट पहने हैं और एकदम दिखते हैं, ठीक है। एक तो यही टी शर्ट वाला है शायद फोटो, जब मैं ऐसा फोटो खिंचा के खड़े हैं, मतलब हाँ हमें देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहां पर हम किसकी बात करें, उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में प्राचीन संग्रहालय। प्राचीन संग्रहालय की जब बात की जाए तो इसका पर्याय क्या होगा, तो सीधे संदर्भों में ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ पर प्राचीन संग्रहालय का जो नाम देख मिलता है वह किस परिप्रेक्ष्य में, तो आपने सदैव सुना होगा राजकीय संग्रहालय लखनऊ। आज राजकीय संग्रहालय लखनऊ की जब बात की जाए तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, यह उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे प्राचीन संग्रहालय देखने को मिलता है। खासा ध्यान रखिएगा, हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में राज्य सरकार के माध्यम से ऐसे कई सारे संग्रहालय आपके स्थापित किए गए हैं। और इस परिप्रेक्ष्य में जैसे देखा जाए, जैसे आपने गोरखपुर का संग्रहालय सुना होगा, गोरखपुर में कौन सा संग्रहालय है, तो यहां पर आपने बौद्ध संग्रहालय के बारे में सुन रखा होगा। राज्य सरकार के द्वारा ही आपने सुना होगा किसके रूप में, जैसे सारनाथ की जब बात की जाए तो सारनाथ में एक बौद्ध संग्रहालय पुनः देख मिलता है। इवन आप कह सकते हो किसी परिप्रेक्ष्य में जब देखा जाए तो झांसी में भी रानी लक्ष्मीबाई के नाम से संग्रहालय है, रामकथा संग्रहालय अयोध्या में देख मिलता है, कुशीनगर में बौद्ध संग्रहालय है। आपने मथुरा के बारे में सुना होगा, मथुरा संग्रहालय का नाम देख मिलता है, जहां पे आपके कनिष्क अर्थात कुषाण वगैरह काल की जब बात की जाए तो उससे संबंधित जो साक्ष्य वगैरह है वो पूरी तरीके से यहाँ पर देख मिलते हैं। तो प्राचीन संग्रहालय के रूप में खास करके लखनऊ का नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि लखनऊ का जो संदर्भ है वो हमारे यूपी का सबसे पुराना माना जाता है। यूपीएसआई में शायद ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, ठीक है। आगे की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य में रंगमंच दिवस कब आपका आयोजित किया जाता है, ठीक है। आधारित करते हुए अगर देखा जाए तो रंगमंच का दिवस हमारे यहाँ पर आयोजित किया जाता है और इस दिवस की जब बात की जाए तो ये 3 अप्रैल को, 12 जून को, 19 अक्टूबर को या फिर आपके 28 दिसंबर को। खासा अगर देखा जाए तो इसका नाम हमें प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। बेसिक अगर आप लोग इस सेशन में जुड़े हैं तो इस सेशन को लाइक भी करें, अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी करें और चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा क्योंकि ध्यान रखिएगा 9 बजे वाली जो महत्वपूर्ण क्लास है वो यहीं पर मिलेगी, अन्यथा कहीं पे नहीं मिलेगी। और ये भी ध्यान रखिएगा शाम को 6 बजे यूपी जी के आरओ यारो के ऊपर आधारित करते हुए अलग से आपको दिया जाता है, तो उसको भी जरूर से जरूर ज्वाइन किया करें। बेसिक अगर देखा जाए तो रंगमंच दिवस हमें प्रमुख रूप से देख मिलता है
और इस दिवस की जब बात की जाए तो ये संबंधित होता है रंगमंच में, एक तरीके से आप कह सकते हो नाटक, नाटक विधा के बारे में आप भी जानते हैं। जहां पे हम नौटंकी नाटक विधा की बात करें तो उस पर्याय में आपने सदैव देखा होगा कि मंचन किया जाता ना। आपने रामलीला के महोत्सव को देखा होगा। रामलीला वगैरह में क्या होता है कि कुछ व्यक्तियों के माध्यम से कुछ एक विशेष कथानक का मंचन किया जाता है। तो उसी परिपेक्ष में हमारे यहाँ पर रंगमंच दिवस आपको देखा मिलता है। और इसकी जब बात की जाए तो ये कब आयोजित होता है, ये आपके 3 अप्रैल को आयोजित किया जाता है। वैसे अप्रैल की जब बात की जाए तो अप्रैल में 2 दिवस ध्यान रखिएगा। एक आपने नाम सुना होगा 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, अपने यहाँ पे खास करके हम इसको पृथ्वी दिवस के रूप में आयोजित करते हैं। किस रूप में, पृथ्वी दिवस की जब बात की जाए तो पृथ्वी दिवस के रूप में आयोजित करते हैं। और इसी अप्रैल की जब बात की जाए तो 24 अप्रैल का नाम ध्यान रखिएगा, इसको किस रूप में आयोजित किया जाता है, तो यह हमारे यहाँ पर पंचायती राज दिवस के रूप में आयोजित होता है। पंचायती राज दिवस के रूप में आयोजित होता है। और इसी के साथ एक नाम और ध्यान रखिएगा, 21 अप्रैल, ये किस डे आयोजित होता है, तो 21 अप्रैल की जब बात की जाए तो इसको हम सिविल सर्विस डे के रूप में आयोजित करते हैं, अर्थात लोक सेवा डे के रूप में आयोजित किया जाता है। तो सिविल सेवा के लिए खास करके सिविल सर्विस डे के रूप में भी इसका आयोजन किया जाता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। 3 अप्रैल रंगमंच दिवस के लिए आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो आगे की जब बात की जाए तो लाख बहोसी राष्ट्रीय उद्यान, यह किस प्रदेश में आपको दिख मिलता है। लाख बहोसी पक्षी बिहार की जब बात की जाए तो यह हमारी यूपी से संबंधित है। और यूपी के परिपेक्ष की जब बात की जाए तो यह नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। आधारित करते हुए अगर देखा जाए तो इसका संबंध किससे होगा, तो यह खासा ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर लाख बहोसी पक्षी विहार। देखिए सबसे पहली बात तो यह ध्यान रखिएगा, ये लाख बहोसी है। और लाख बहोसी की जब बात की जाए लाख बहोसी कहां से संबंधित होगा, तो यह हमारी यूपी में कन्नौज नाम के जिले से संबंधित है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, बल्कि इसकी जब बात की जाए तो ये क्या है, लाख बहोसी पक्षी विहार है। लाख बहोसी पक्षी विहार है, क्योंकि हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान की जब बात की जाए तो राष्ट्रीय उद्यान की संकल्पना केवल एक है। राष्ट्रीय उद्यान की जब बात की जाए तो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वह आपने सदैव सुना होगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। क्या कहते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की जब बात की जाए तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान हमारी यूपी से आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान हमारे यूपी से संबंधित है। बाकी यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के पर्याय में इसका नाम विशेषतः आपको देखने को मिल जाता है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की जब बात की जाए तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आप भी जानते हैं हमारी यूपी के परिपेक्ष में कहां से, ललित जब हम यूपी के लखीमपुर खीरी जिले की बात करते हैं तो लखीमपुर खीरी जिले में क्या होता है, इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पर किसकी संकल्पना आती है, हमारे यहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी जिले से संबंधित है। लेकिन लखीमपुर खीरी के अलावा अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसके संदर्भ में ध्यान रखिएगा किसका नाम आता है, हमारे यहाँ पर कन्नौज में। कन्नौज की जब बात की जाए तो कन्नौज के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान का नाम बेसिकली आपको देखने को मिल जाता है। वैसे यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में आप भी जानते हैं पक्षी विहार के परिपेक्ष में लाख बहोसी जो है वो क्या है, वो आज यूपी का सबसे बड़ा भी माना जाता है। क्या माना जाता है, सबसे बड़ा पक्षी विहार के रूप में जाना जाता है। जबकि हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी के परिपेक्ष में नाम ध्यान रखिएगा, बात आती है सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा का नाम ध्यान रखिएगा, इसे हम नाम देते हैं किस रूप में, सेखा पक्षी विहार के रूप में। तो सेखा पक्षी विहार का नाम ध्यान रखिएगा, यह यूपी का सबसे छोटा क्या है, पक्षी विहार आपको दिख मिलता है। तो सेखा पक्षी विहार की जब बात की जाए तो यह सबसे छोटा होता है। और सबसे बड़ा कौन सा होता है, लाख बहोसी पक्षी विहार के रूप में जाना जाता है। आज यूपी की जब बात की जाए तो सबसे पहला जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहले की जब बात की जाए तो यह आपके उन्नाव जिले में दिख मिलता है, जिसका नाम आपने कई बार सुना होगा चंद्रशेखर आजाद के नाम से। तो चंद्रशेखर आजाद के नाम से आपने नवाबगंज वन्यजीव विहार के परिपेक्ष में नाम सुन रखा होगा। तो इस चीज को खासा ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान परिपेक्ष में उत्तर प्रदेश में नाम होता है लाख बहोसी पक्षी विहार। खासा अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में आगरा नहर पर बाबर ने कब अधिकार किया था, आगरा नगर की जब बात की जाए तो आगरा नगर पर बाबर के द्वारा कब अपना अधिकार किया गया। और इस अधिकार की जब बात की जाए तो 1529 में, 1526 में, 1530 में या फिर 1522 में बाबर के द्वारा अधिकार कब किया गया। बाबर के बारे में आप भी जानते हैं, बाबर जिसका पप्पा हुआ करता था उमर शेख मिर्जा, खासा आप भी जानते हैं ये काबुल का रहने वाला एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने जोश और जुनून के साथ, अपने ताकत के साथ इस तरीके से भारत पर पहली ही बार में इस तरीके का वार किया कि पूरे भारत के नक्शो कदम को मिटाते हुए अपनी एक नई संकल्पना को जन्म दिया। खासा महत्वपूर्ण संकल्पना ऐसी हमारी भी होनी चाहिए कि जिस एक लक्ष्य को साधने की हम जुर्रत करते हैं, जिस एक लक्ष्य को प्राप्त करने की हम सदैव से ख्वाहिश करते हैं, उसके लिए हम भी
उस अंत तक क्या करें, लड़ते रहें। परिपेच की जब बात की जाए तो इसका नाम किससे सम्मिलित होगा, तो ये खासा ध्यान रखिएगा 1526 में। 1526 की जब बात की जाए तो 1526 का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1526 में क्या हुआ था, पानीपत का युद्ध हुआ था। और इस पानीपत के युद्ध की जब बात की जाए तो इस पानीपत के युद्ध के परिपेक्ष में आपने सुना होगा, किसके परिपेक्ष में, जब हम बाबर की बात करते हैं। बाबर के साथ कौन लड़ा था, तो बाबर के साथ आपका इब्राहिम लोदी लड़े थे। इब्राहिम लोदी, इसी कारण से इब्राहिम लोदी को हम लोग क्या मानते हैं, अंतिम लोदी शासक माना जाता है, अंतिम लोदी वंश का शासक भी माना जाता है। और इस परिपेक्ष में जब देखा जाए तो यहां पर क्या हो जाता है, ये आगरा के परिपेक्ष नाम आता है। और इस नाम की बात की जाए तो इस नाम को आधारित करते हुए बाबर का संदर्भ क्या हो जाता है, यहां पर मुगल सत्ता की स्थापना के रूप में दिख मिल जाता है। तो मुगल सत्ता की स्थापना के परिपेक्ष में किसका नाम आ जाता है, तो यहां पर आपको नाम देख देता है बाबर के रूप में। हालांकि बाबर के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया गया था, बस तो ये 4 काम किया गया, क्योंकि ये 4 साल बने रहे। 1526 में आते हैं और 1530 में क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इन्होंने 4 काम जरूर किया था, 4 युद्ध लड़ा था। खास करके आपने सुना होगा, पहला पानीपत का युद्ध, दूसरा खानवा का युद्ध, तीसरा चंदेरी का युद्ध और चौथा घाघरा का युद्ध। बेसिक आप भी जानते हैं, 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में यह आपका चंदेरी का युद्ध और 1529 में यह आपका घाघरा का युद्ध। और उसके बाद 1530 में क्या हो जाता है, यहां पर इसकी डेथ हो जाती है। हालांकि बिंदु की जब बात की जाए तो बिंदु के परिपेक्ष में नाम ध्यान रखिएगा, इसके द्वारा आगरा के संदर्भ में स्थापना के अलावा एक संभल का नाम आपने सुना होगा। संभल की जब बात की जाए तो संभल में इसने क्या किया है, एक जामी मस्जिद नाम आपने सुना होगा। तो जामी मस्जिद नाम की संकल्पना को इसने स्थापित किया है। वैसे नामों की बात की जाए तो नाम ध्यान रखिएगा, इसका संदर्भ आता है चार बाग शैली में एक स्थापित है आपका आराम बाग। आगरा में एक लोकेशन पड़ता है आराम बाग। तो आराम बाग की जब बात की जाए तो आराम बाग में क्या किया गया है, इसको दफनाया गया था। लेकिन परिपेक्ष की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं इसकी संकल्पना थी कि हमारा जो जन्म है वहां पे हमें दफनाया जाए, अर्थात बाद में इसे क्या किया गया, काबुल की जब बात की जाए तो काबुल में से दफना दिया गया। वैसे हमें लग रहा था कि ताजमहल सबसे खूबसूरत है, 7 अजूबों में शामिल है, लेकिन पहली बार हमने प्रेम मंदिर को देखा तो हमें लगा वाह, इससे खूबसूरत तो इस दुनिया में कुछ नहीं है। क्योंकि हमें लगता है कि शायद उससे बड़ा जीवंत कोई एक ऐसा स्वरूप आपके इस धरा पे नहीं उपलब्ध है। प्रेम मंदिर में कभी जाइए तो चार बाग शैली भी उसके सामने फेल है, क्योंकि इतनी रमणीय और इतना दृश्य जो शायद आपको कहीं पर देख मिले। मथुरा के अंतर्गत वृंदावन में जब आप जाते हैं ना, तो वहां पे आप देखिएगा चार बाग शैली को भी आप भूल जाएंगे। यहां पर आगरा नहर की जब बात की जाए तो 1526 आगरा नगर पर इसकी स्थापना बेसिक रूप से। वैसे ध्यान रखिएगा, आगरा नगर के परिपेक्ष में 1504 का नाम आपने सुना होगा, क्योंकि इस शहर की स्थापना यहां पर करी गई थी। इस शहर की जब बात की जाए तो इस शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो यह भी ध्यान रखिएगा, इस शहर की स्थापना जो करी गई थी वो आपने कई बार सुना होगा सिकंदर लोदी के रूप में। तो सिकंदर लोदी की जब बात की जाए तो सिकंदर लोदी के द्वारा क्या किया गया था, इस आगरा शहर की स्थापना भी करी गई थी। बाकी अगर देखा जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा किस रूप में, कि उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में बने रहे हैं। कौन से कैसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, सबसे अल्प समय तक मुख्यमंत्री पद को धारित किया। यह नाम संबंधित है हेमवंती नंदन बहुगुणा के रूप में, यह नाम संबंधित है गोविंद बल्लभ पंत के रूप में, यह नाम संबंधित है त्रिभुवन नारायण सिंह के रूप में, या फिर आपके इनमें से कोई नहीं। नाम की जब बात की जाए तो इनका नाम किससे संबंधित होता है। तो बेसिक अगर देखा जाए तो सबसे कम समय काल की बात चली है, और इस परिपेक्ष में देखा जाए तो यहां पर नाम ध्यान रखिएगा त्रिभुवन नारायण सिंह। त्रिभुवन नारायण सिंह की जब बात की जाए तो इनका नाम प्रमुख रूप से देख मिलता है। हालांकि यहां पर हम कह सकते हैं कि इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डी वाला। क्यों, क्योंकि अभी हमने सीधे चर्चा किया था चंद्रभानु के रूप में। चंद्रभानु, चंद्रभानु की जब बात की जाए तो चंद्रभानु का संदर्भ क्या था, 19 दिन का था। तो इसी कारण से 19 दिन होने के नाते हम किसके रूप में देखेंगे, चंद्रभानु का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चंद्रभानु की जब बात की जाए तो इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। वैसे दो नाम कई बार आपको कंफ्यूज करते हैं, एक नाम चंद्रभाल। चंद्रभाल की जब बात की जाए तो इनका नाम किससे संबंधित है, तो चंद्रभाल की जब बात की जाए तो ये संबंधित हमें देख मिलते हैं जब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पर विधान परिषद। तो विधान परिषद के रूप में इनका नाम ध्यान रखिएगा। विधान परिषद के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था चंद्रभाल। लेकिन चंद्रभानु की जब बात की जाए तो चंद्रभानु गुप्ता ये इनका पूरा नाम था। और इस नाम की जब बात की जाए तो इस नाम को आधारित करते हुए ध्यान रखिएगा, इन्होंने केवल हमारी यूपी के परिप्रेक्ष्य 19 दिन का क्या किया था, मुख्यमंत्री पद धारित किया था। अभी हमने देखा था सबसे लंबा किसका था, तो सबसे लंबा की जब बात की जाए तो सबसे लंबा जो था वो खास
करके आपके योगी आदित्यनाथ का था। तो योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल सबसे लंबा था, और सबसे लंबे की जब बात की जाए तो सबसे लंबे के बाद सबसे कम चंद्रभालु का होता है। हाँ, एक नाम जरूर ध्यान रखिएगा, आपके सम्मुख देख मिलता है माया जी के बारे में, क्योंकि माया जी की जब बात की जाए तो माया जी की माया नारी, खास करके 4 बार इन्होंने क्या किया है, यूपी सीएम बनने का गौरव प्राप्त किया है। बाकी अगर देखा जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, एक आंसर बताओ, तीन आंसर है का ये में? एक है तो आंसर है, इनमें से कोई नहीं। और कहां लिखा है आंसर एक? जो गलत है वो काट दिया गया है, इनमें से कोई नहीं, चंद्र भानु गुप्ता। हाँ, क्लियर है, एक का आंसर है। अच्छा, ये तो नहीं समझे हो, अच्छा आप समझ गए। हाँ, अब कंफ्यूजन हो रहा है। एक क्वेश्चन ही हो गया सबसे लंबा, योगी आदित्यनाथ हो गया होगा। फिर हो गया कितने दिन के लिए बने रहे, तो 19 दिन, 2 क्वेश्चन हो गया। फिर तीसरा हो गया कौन बने जब इनमें से नहीं, तो चौथा क्वेश्चन हो गया। फिर कौन हो गया, पांचवा हो गया क्या, चंद्रभाल नाम किससे हो गए, तो ये आपके विधान परिषद से संबंधित हो गए। अच्छा, अब समझ में आया, मायावती जी कितनी बार बनी। ओ हो, अब इतना तो हम नहीं गने थे, 4 ठू 5 ठू 6 ठू। ठीक है, बकलोली ना काटो, आंसर करो। चलो आगे की बात करें तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पंचायती राज जो संशोधन अधिनियम है, अगर इसकी बात की जाए तो ये हमारे यहाँ पर लागू किया गया। बेसिक अगर देखा जाए तो यह नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। यह नाम संबंधित है 1992 में, 1994 में, 1995 में, या फिर आपके 1996 में। ठीक है, बिंदु की जब बात की जाए तो उसका संदर्भ क्या होगा, बताया था तो काट तो दिया, सही कर दिया ना, उसके लिए क्या परेशान हो। यहां पर हम किसकी बात करें, यूपी के परिपेक्ष हुए उत्तर प्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम। बेसिक अगर देखा जाए तो यह हमारे यहाँ पर पारित किया गया, और इस पारित करने की अवस्था की जब बात की जाए तो यह किस संबंध है, 1992, 1994, 1995, या फिर आपके 1996। खासा ध्यान रखिएगा, पंचायती राज संशोधन हमारे यूपी में कब आया था, क्योंकि आप भी जानते हैं इस संकल्पना का जो जन्म हुआ था वह कब जन्म हुआ था। तो पंचायती राज के परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा कब जन्म हुआ था, तो 24 अप्रैल को इसको मान्यता दिया गया। परिप्रेक्ष्य की जब बात की जाए तो 1993 में ये पारित हुआ था, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब ये पारित हुआ था तो उसी टाइम पे ये लागू नहीं हुआ, बल्कि इसको लागू करने का पर्याय जो था, लागू करने के परिप्रेक्ष्य यूपी की जब बात की जाए तो यूपी ने क्या किया था, 1994 में अपने यहाँ पे लागू किया था। तो इस चीज को खासा ध्यान रखिएगा, यूपी के परिप्रेक्ष्य की जब बात की जाए तो यूपी में 1994 है, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है, यूपी के बारे में बताइएगा पंचायती राज संशोधन अधिनियम हमारे यूपी में कब लागू हुआ, तो यूपी में 1994 में लागू हुआ। लेकिन देश के परिप्रेक्ष्य की जब बात की जाए तो 24 अप्रैल 1992-93 को इसको लॉन्च किया गया था। वैसे मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 92 में इसको लॉन्च किया गया था, ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए, और यहीं पर अगर देखा जाए तो 93 में जो लॉन्च किया गया था, खास करके उसका जो संदर्भ था वो शहरी क्षेत्र के लिए था। और इसी परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा पंचायती राज व्यवस्था का 73वां संविधान संशोधन, 11वीं अनुसूची, और 11वीं अनुसूची के परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो कुल आपके 29 विषय, जबकि बात की जाए 74वीं की जब बात की जाए तो 12वीं अनुसूची, कुल 18 विषय। और इस परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो इसका संदर्भ क्या था, ये शहरी क्षेत्र के लिए आपको देखने को मिल जाता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए खासा आपने सुना होगा जब हम बात करते हैं किसको लेकर के, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का पर्याय खास करके आपने सुना भी होगा, हमारे यहाँ पर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, बलवंत राय मेहता। तो बलवंत राय मेहता की जब बात की जाए तो बलवंत राय मेहता का संदर्भ यहाँ पे आपको मिलता है। एक्चुअली 92 की जब बात की जाए ना, 92 भी सही है, क्योंकि 92 में देखो कोई भी जो कॉन्सेप्ट होता है ना, जैसे मान लेते हैं हमने कहा कि मंडे से कोई क्लास होगी, तो हमने जो प्रोविजन रखा वो कब रखा, वो हमने आज ही रखा। तो इसी कारण से शुरुआती की जब बात की जाए तो शुरुआती का संदर्भ आपका था 92। ठीक है, तो जो एक ड्राफ्ट बना था ना, जैसे हम कह सकते हैं नारी बंधन अधिनियम, नारी बंधन अधिनियम बना होगा बहुत पहले, लेकिन सदन में लाया गया बाद में। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो उस आधार पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 24 अप्रैल 1992 को इसको लाया गया, लेकिन बाद में इसको क्या किया गया था, जो एक आधार दिया गया था वो खास करके 93 में मिला था, और 93 के अलावा 92 में मिला था। ठीक है, बाकी यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में क्या हुआ था, 94 में। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बात की जा रही किसी एक राज्य सरकार के द्वारा गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्वेक्शन की शुरुआत करी गई है। ठीक है, ऑपरेशन कन्वेक्शन की जब बात की जाए तो यह नाम आपको दिख मिलता है। हाँ बिल्कुल, 24 अप्रैल को
कहां पे हम बात करें, खास करके अगर बिंदु की बात की जाए तो गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्वेक्शन की जब बात की जाए तो यह विफलता उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान के अंतर्गत। तो खासा अगर देखा जाए तो इसका नाम किस परिप्रेक्ष्य में विफलता है, तो आप भी जानते हैं आज यूपी की संकल्पना की जब बात की जाए तो यूपी के परिप्रेक्ष्य में क्या नाम होगा, यूपी के परिप्रेक्ष्य में ऑपरेशन कन्वेक्शन। ऑपरेशन कन्वेक्शन का मतलब है कि जो हमारे यहाँ पर कह सकते हो कि इन नेचुरल तरीके से, मतलब आप कह सकते हो कि जो अप्रत्यक्ष रूप से कह सकते हो कि जिनमें सरकार का कोई दखलंदाजी नहीं है और जो छिपे तौर पे हमारे यहाँ पर गौ हत्या को संचालित कराई जा रही हैं, विभिन्न प्रकार के आपके कह सकते हो कि बदशालाएं, उनको समाप्त करने का आधार ऑपरेशन कन्वेक्शन के माध्यम से शुरू किया गया है। और ये फर्स्ट टाइम आप कह सकते हो कि आपकी यूपी सरकार के द्वारा चालू है, यूपी पुलिस की जब बात की जाए। इवन आप कह सकते हो इसी परिप्रेक्ष्य जैसे ऑपरेशन मुस्कान, ऑपरेशन मुस्कान का संदर्भ क्या है, ऑपरेशन मुस्कान की जब बात की जाए तो ये चालू किया गया है उन बच्चों के लिए जो खास करके क्या है, जो बच्चे कहीं ना कहीं खो गए हैं उनको ढूंढ करके लाना, उनके परिवारों तक पहुंचाना। इवन ऑपरेशन नाकेल के बारे में आपने सुना होगा, ऑपरेशन नाकेल की जब बात की जाए तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, ये किससे संबंधित है, ये आपके जो गलत वाहन होते हैं जिनका प्रयोग आतंकवादी गतिविधियों में होता है। खासा अगर यहीं पे देखा जाए तो एक नाम आपने सुना होगा ऑपरेशन लंगड़ा। ऑपरेशन लंगड़ा का संदर्भ क्या है, तो आप भी जानते हैं कोई भी अपराधी है जो कोई विशेष गतिविधि से जुड़ा है तो उसके पैर में गोली मार देना, ऑपरेशन लंगड़ा। और इसी तरीके से आपने ऑपरेशन पाताल लोक के बारे में सुना होगा, यह किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन पाताल लोक का जो संदर्भ है वह प्रमुख रूप से आपको दिखता है कि कोई भी कुख्यात अपराधी जो क्या है खास कहीं पर भी छिपा है तो उसे ढूंढ करके बाहर निकालना, यह इस परिप्रेक्ष्य में आपको दिख मिलता है। ठीक है, आगे की बात की जाए, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कौन सा जिला सबसे अधिक वनावरण वाला जिला है। खासा अगर देखा जाए तो इसका संदर्भ हमें दिख मिलता है और यह नाम होता है सोनभद्र, भदोही, मैनपुरी या फिर चित्रकूट। हाँ, अक्टूबर 1992 में पेश हुआ था, नवंबर में राज्यसभा में पास हो गया था। बिल्कुल आपका कहना सत्य, तभी तो 92 नाम आता है। शुरुआत उसकी 92 में हुई थी और मुख्य रूप से जो अंतिम एक अवस्था हुई थी, मतलब मुहर लगने की, जैसे आप एक संदर्भ समझिएगा कि संविधान सभा थी, संविधान सभा का गठन कब हुआ था, आपके 1900 जब 47 में देश आजाद हुआ था तभी गठित हो गया था, लेकिन पूरी तरीके से संविधान बना नहीं पाई थी। बनी कब थी, तो वो बनी थी 1949 में। तो अंतिम मुहर लगने की जो तिथि थी, शुरुआत कब हुई, अंतिम कब हुआ और लागू कब किया गया, 26 जनवरी को। तो अलग अलग ऐसे पैटर्न आपको देख मिलते हैं। तो 92 में इसके लिए एक्ट बना, इसके लिए कानून बना, इसके लिए विधि शुरू हुई, लेकिन 93 में क्या हुआ, इसे पारित कर दिया गया। तो इसी कारण से हम 93 को मानते हैं। ठीक है, और हमारी यूपी की जब बात की जाए तो देखिए भाई, केंद्र के द्वारा लागू किया गया, उसके द्वारा पारित किया गया और बाद में जब आपके राज्यों ने इसे एक्सेप्ट किया तो यूपी ने 94 में एक्सेप्ट किया था। ठीक है, बहरहाल यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पे बात करें वन वृद्धि को लेकर के। आज वनों की जब बात की जाए तो वनों का आधार किसके रूप में, तो आप भी जानते हैं वनों के रूप में सोनभद्र का नाम आपने कई बार सुना होगा। और यहाँ पर देखा जाए तो भदोही में क्या होगा, सबसे कम होगा, भदोही में सबसे कम होगा। बाकी अगर देखा जाए तो आपने सहारनपुर का नाम सुना होगा। सहारनपुर की जब बात की जाए तो सहारनपुर की धरती ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर क्या है, सर्वाधिक मात्रा में वृद्धि आपको देखने को मिल जाती है। आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में आपने सुना होगा 6.15% क्या है, ये हमारे यहाँ पर कुल वनावरण की अवस्थिति है। और ये वन स्थिति की जब बात की जाए 2021 की रिपोर्ट जो है वो 17वीं रिपोर्ट आपको दिख मिलती है। पहली कब निकाली गई थी, तो पहली निकाली गई थी 1987 से। बेसिक अगर देखा जाए तो इस रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में आप भी जानते हैं कि इसके रिपोर्ट की जो संकल्पना होती है वो किसके माध्यम से, वन सर्वेक्षण संस्थान, क्या कहते हैं, वन सर्वेक्षण संस्थान की जब बात की जाए तो वन सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा यह रिपोर्ट आपकी क्या की जाती है, निकाली जाती है। परिपेक्ष की जब बात की जाए तो आपने मध्य प्रदेश राज्य का नाम सुना होगा। मध्य प्रदेश की जब बात की जाए तो वहां पे सर्वाधिक वनावरण है। हरियाणा की जब बात की जाए तो हरियाणा में सबसे कम है। बाकी अगर देखा जाए तो आपने मिजोरम का नाम सुना होगा। मिजोरम की जब बात की जाए तो सबसे ज्यादा परसेंटेज में वन है। और आंध्र प्रदेश का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश में क्या है, सर्वाधिक मात्रा में आपको वृद्धि देखने को मिल जाती है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, मिजोरम और आंध्र प्रदेश। परिपेक्ष के रूप में ध्यान रखिएगा, सोनभद्र में सबसे ज्यादा वन। और इसी कारण से हम सोनभद्र को क्या कहते हैं, अपने यूपी के परिपेक्ष में स्विट्जरलैंड की भी संज्ञा देते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम स्विट्जरलैंड की भी संज्ञा दे देते हैं अपने यूपी के सोनभद्र को। क्लियर। आगे की जब बात की जाए तो किसी एक राज्य के द्वारा पॉलिटेक्निक चलो अभियान की शुरुआत करी गई है। पॉलिटेक्निक चलो अभियान की शुरुआत करी गई है। और इस बिंदु की जब बात की जाए तो इस बिंदु को हम देख पाते हैं, पॉलिटेक्निक मतलब आप सीधे समझिएगा टेक्निकल शिक्षा की बात की जा रही है, सीधे शब्दों में। आज हमारे यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा इस विधा को चालू किया गया है ताकि हम अपने बच्चों को क्या कर पाए, सीधे शब्दों में कह सकते हो स्किल बना पाए। स्किल बना पाए मतलब हम उनको वो पढ़ाई ना कराएं परंपरागत रूप में जो उनके जीवन में किसी पर्याय में इस्तेमाल ना होती है, बल्कि उनको क्या किया जाए, नौकरी के लिए पढ़ाई कराई जाए। अर्थात सीधे उनको एक ऐसी पढ़ाई कराई जाए ताकि उससे क्या हो, उनको रोजगार प्राप्त हो। तो रोजगार प्राप्त कराने की दिशा में महत्वपूर्ण होता है
क्योंकि आप भी जानते हैं जिस एक आपने विज्ञान की पढ़ाई की ना, जिस एक मैथ की आपने पढ़ाई की, जिस अंग्रेजी की पढ़ाई की, उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप भी जानते हैं बचपन में आपने किसी के द्वारा सुना नहीं ना, किसी ने बचपन में आपको बताया कि नौकरी के लिए एक अलग से ही पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, तभी तो एक अच्छा खासा समय आपका इसमें चला जाता है। नहीं पता होता है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ये अलग अलग आधार हैं, तो फिर काहे के लिए वो गणित, हिंदी, संस्कृत की किताब आप पढ़ते बाल्यकाल में। बहरहाल अब देखा जाए तो उन किताबों का कोई मोल नहीं है हमारे दैनिक जीवन में। और वास्तविक रूप से अगर देखा जाए, डिग्री वाली पढ़ाई का नौकरी लेने के अलावा कहीं पर कोई इस्तेमाल नहीं है, सत्य बात है। इवन नौकरी लेने में भी उसका कोई रोल नहीं है। सब्जेक्टिव नॉलेज कहाँ आपसे पूछी जाती है, कॉम्पिटिटिव में तो पूरा ओवरऑल पूछ लेता है, और उसके आधार पर जो नौकरी मिलती है ना, कहीं आप पूछिए कि उस विज्ञान की आपने आर्किमिडीज के सिद्धांत का अपने दैनिक जीवन में कभी प्रयोग किया हो, कभी ना करते हैं। लेकिन फिर भी पढ़ाई वही जाती है। ट्रिग्नोमेट्री का साइन थीटा कास थीटा पढ़ाया जो गया है आपके हाई स्कूल में, कहाँ दैनिक जीवन में आपको प्रकार लेकर के सड़क पे बैठना पड़ता है। कहीं कोई चैलेंज आता है तो साइन थीटा कास थीटा का इस्तेमाल कभी नहीं होता है, वहाँ मोरल वैल्यू की इस्तेमाल की जाती है। तो हमें लगता है कि पुराने समय के थोड़े से संकल्पनाओं को परिवर्तित किए हुए अब सरकार का मानना है कि उस पढ़ाई से बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बल्कि एक बेरोजगार की फौज तैयार हो रही है। और इसी कारण से अब सरकार क्या करी है, अब हमें बच्चों को स्किल बनाना है। स्किल बनाने का मतलब जैसे कंप्यूटर चलाना आ जाए, मोबाइल चलाना आ जाए, या कोई विशेष कला उनको ऐसा सिखाया जाए ताकि उनको रोजगार मिले, जो उनके दैनिक जीवन का अहम हिस्सा है। तो उस परिप्रेक्ष्य में इसके नाम की बात की गई। बहरहाल कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में सेंट्रल में सच इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिलता है। ये प्रयागराज में, सीतापुर में, या फिर लखनऊ में, या फिर आपके बाराबंकी में। खासा अगर इस बिंदु की बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। नाम के रूप में देखा जाए तो किसका संदर्भ आ रहा है, हमारे यूपी में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिलता है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च की जब बात की जाए तो एक शोध संस्थान हमें प्रमुख रूप से देख मिलता है। ये कहां से समित है, तो इसकी जब बात की जाए तो ये नाम होता है प्रयागराज, सीतापुर, लखनऊ, या फिर आपके बाराबंकी। तो खासा आप कह सकते हो कि ये आपके लखनऊ से देखने को मिल जाता है। लखनऊ की जब बात की जाए तो लखनऊ की परिप्रेक्ष्य में आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पर कई सारे शोध संस्थान जो आपके लखनऊ में संबंधित है। अगर देखा जाए तो इस परिप्रेक्ष्य में किसका नाम होता है, नाम ने आपने सुना होगा जैसे औषधि शोध संस्थान, औषधि के अलावा जैसे विष के अलावा पशु जैविकी के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे जैसे आपने किसके बारे में सुना होगा, खास करके वानिकी शोध संस्थान। वानिकी शोध संस्थान कम आप कह सकते हो वनस्पति शोध संस्थान, ठीक है, वनस्पति शोध संस्थान। वनस्पति शोध संस्थान के अलावा आपने बीरबल साहनी के नाम से पूरा वनस्पति के बारे में सुना होगा, तो पूरा वनस्पति शोध संस्थान। इवन इसी लखनऊ की जब बात की जाए तो लखनऊ में और भी कई प्रकार के संस्थान होते हैं, जैसे गन्ना शोध संस्थान। गन्ना शोध संस्थान के अलावा आपने नाम सुना होगा इसी लखनऊ की जब बात की जाए तो इसी लखनऊ में उपोष्ण बागवानी शोध संस्थान। उपोष्ण बागवानी शोध संस्थान के अलावा आपके आम शोध संस्थान, ये कई सारे नाम आपको अलग अलग देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट की जब बात की जाए तो ये नाम आपको देख मिलता है। किस रिसर्च की बात हो रही है उसका नाम छूट गया है, ठीक है, तो इसी कारण से तो हमने कई सारे नाम लिख दिए, ठीक है। लखनऊ में ये कई सारे नाम आपको दिख मिलते हैं। बहरहाल कहा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की परिप्रेक्ष्य में पुरुष जनसंख्या कितनी % हमें दिख मिलती है। पुरुष जनसंख्या की जब बात की जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार यह किससे संबंधित आपको देखने को मिल जाता है। और इस नाम की बात की जाए 52, 29, 47, 71, या फिर आपके 67, 83, आपके 68, 52, इसकी जब बात की जाए तो इसका संदर्भ क्या है। बेसिक अगर देखा जाए तो इसका नाम हमें संबंधित दिख मिलता है। और एक बार पुनः आपसे कहना होगा कि अगर आप लोग इस सेशन में जुड़े हैं तो इस सेशन को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी करिएगा, और बाकी इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। बार बार कहते हैं कि आपके 6 बजे शाम को क्या होती है, RO की विशेष यूपीजी की क्लास होती है, और साथ ही साथ 9 बजे आप विशुद्ध रूप तरीके से जानते हैं यूपीजी की एक महत्वपूर्ण क्लास होती है, जिनका पर्याय आपको प्रतिदिन देखने को मिलता है। बहरहाल जनगणना की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में पुरुष जनसंख्या का आधार कितना होता है। इस जनसंख्या की बात की जाए तो सीधे शब्दों में ध्यान रखिएगा 52%। क्यों, क्योंकि आज जनसंख्या की बात की जाए 19,98,12,341, ये क्या होती है, हमारी पूरी संख्या होती है। और इस पूरी संख्या के आधार पर देखा जाए तो देश की कुल संख्या में क्या है, देश की कुल संख्या में 16.51% क्या होती है, यह पूरी वैल्यू हमें देख मिलती है। और इसी वैल्यू के आधार पर अगर देखा जाए तो 52% करीब करीब महिला, 52% पुरुष और 48% क्या हो जाती है आपकी महिलाएं प्रमुख रूप से हमें
हमें देख मिलती हैं। सबसे ज्यादा कहां से समित है, तो सबसे ज्यादा आप कह सकते हो पुरुष या महिला, इसकी बात की जाए तो ये आपके प्रयागराज में देखने को मिल जाती है। और जबकि सबसे कम की बात की जाए तो ये कहां से समित होती है, तो आपके महोबा में प्रमुख रूप से आपको देखने को मिल जाता है। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। 52.29% हमारे यहाँ पर पुरुष की संख्या प्रमुख रूप से देखने को मिल जाती है। कहा जा रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान हमें देखने को मिलता है। आज अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के अनुसार यूपी का हम कौन सा स्थान अपने यहां पर देख पाते हैं। नाम दिया जाता है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर आपका चौथा। बिंदु की जब बात की जाए तो इस बिंदु को किस एक परिप्रेक्ष्य हम देख पाते हैं। ठीक है, बफरिंग हो रही है, क्या ही कहा जा रहा है गुरु। एक तो हमारी 6 बजे वाली क्लास इसी चक्कर में खत्म हो गई। नेटवर्क सही बता रहे हैं, हम कूच कांच के फेंक देंगे अगर जो बदतमीजी करोगे। ठीक है, थोड़ा सा सब्र रख के चल जाओ। ठीक है, देखते हैं इसका परमानेंट इलाज कुछ करते हैं। ठीक है, परेशान मत होइए, अगर ऐसे ये चलेंगे तो फिर हमसे तो ना चल पाएंगे। यहाँ पर हम किसकी बात करें, उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान हमें प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। आज यूपी के परिपेक्ष की जब बात की जाए तो उसका नाम किससे समित है, तो खासा ध्यान रखिएगा, यूपी का स्थान है चौथा। क्योंकि आपने यूपी के बारे में कई बार सुना होगा, किस परिपेक्ष में 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये पूरा पूरा क्या होता है, यूपी का क्षेत्रफल है। और यूपी के क्षेत्रफल की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं कितना क्षेत्रफल, 7.33% वैल्यू को रख करके यह देश का चौथे नंबर का आपका राज्य होता है। पहले की जब बात की जाए तो पहले पे कौन है, पहले पे आपका राजस्थान देखने को मिलता है। दूसरे पे कौन है, तो दूसरे पे आपका मध्य प्रदेश देखने को मिल जाता है। और तीसरे की जब बात की जाए तो तीसरे पे कौन सा है, तीसरे पे आपका महाराष्ट्र आपको देखने को मिल जाता है। क्योंकि हमने कई बार कहा है कि इस सूत्र को याद रखिएगा कि राम क्या है, महान है। क्या है, राम महान है। इस सूत्र को याद रखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में यह संकल्पना प्रमुख रूप से देख मिलती है, क्या, चौथे नंबर का 7.33 क्षेत्रफल लेकर के। और कई बार आपने सुना होगा हमारी यूपी के लखीमपुर खीरी के बारे में। लखीमपुर खीरी क्या है, हमारी यूपी का सबसे बड़ा जिला है। और जबकि हम बात करते हैं सबसे छोटा तो आपका हापुड़ हो जाता है। क्योंकि आज वर्तमान आप भी जानते हैं यूपी में कुल आपके 75 जिले प्रमुख रूप से देख मिलते हैं। तो यूपी के 75 जिलों की जब बात की जाए तो उसका नाम ध्यान रखिएगा, आपके लखीमपुर खीरी में सबसे बड़ा और लखीमपुर के अलावा हापुड़ नाम यह सबसे छोटा जिला। क्या बात की जा रही है, मुगल चित्रकला शैली की नींव की बात की जाए तो यह शैली की नींव किस एक शासक के द्वारा रखी गई थी। मुगल चित्रकला की जब बात की जाए, देखिए आंध्र प्रदेश के बाद है तमिलनाडु, वो एक अलग मसला था। क्योंकि आंध्र प्रदेश और जो तेलंगाना का लोकेशन था ना, जब वो सम्मिलित रूप से थे तब हमारी यूपी की अवस्थिति 5वें नंबर पे थी। लेकिन आप भी जानते हैं बंटवारा हो गया तो अब आपके कह सकते हो कि कहीं ना कहीं छोटा हो गया। तो इस कारण से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बंटवारे के बाद हमारी स्थिति चौथे नंबर पे आ गई, नहीं तो ये 5वें नंबर पे थी। ठीक है, आपका कहना बिल्कुल सत्य है, लेकिन ये आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद हुआ है। मुगल चित्रकला शैली की नींव, अगर इसकी बात की जाए तो यह नाम किससे समित है, तो यह नाम खासा ध्यान रखिएगा, बिंदु के रूप में अगर देखा जाए तो नींव रखी गई थी हुमायूं के द्वारा। हुमायूं की जब बात की जाए तो उन्होंने क्या किया था, चित्रकला शैली की नींव रखी थी। लेकिन हम जब बात करते हैं टॉप लेवल के परिप्रेक्ष्य, तो टॉप लेवल के परिप्रेक्ष्य आपने नाम सुना होगा जहांगीर का नाम प्रमुख रूप से। ठीक है, बेसिक अगर देखा जाए तो बताया जाता है कि चित्रकला के परिप्रेक्ष्य में इसका नाम विशेषता मिलता है जहांगीर, जिसके परिप्रेक्ष्य को हम क्या कहते हैं, स्वर्ण काल की भी संज्ञा दे देते हैं। ठीक है, तो स्वर्ण काल की जब बात की जाए तो स्वर्ण काल किसे बोला जाता है, यह आपके जहांगीर के शासनकाल को बोला जाता है। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल को हम लोग क्या बोलते हैं, अपने यहाँ पे खास करके स्वर्ण काल की संज्ञा देते हैं। जबकि हुमायूं की जब बात की जाए, हुमायूं का संदर्भ क्या होता है, हुमायूं ने चित्रकला शैली की नींव रखी। जबकि अगर हम बात करें तो एक नाम और ध्यान रखिएगा, शाहजहां। शाहजहां की जब बात की जाए तो शाहजहां का नाम किससे समित होता है, तो शाहजहां की जब बात की जाए तो इसका नाम किससे देख मिलता है, तो यह देख मिलता है स्वर्ण काल। किस परिप्रेक्ष्य में, स्वर्ण काल इसके काल का देख मिलता है जब हम स्थापत्य कला की बात करते हैं। स्थापत्य कला, स्थापत्य कला मतलब एक तरीके से आप समझिएगा कि जो भवन निर्माण की कला है। क्योंकि इन्होंने भाई साहब ने क्या किया था, अपने मेहरुआ की याद में और ना कुछ कर पाए, एटू ताजमहल बनवा दिए थे। ठीक है, इतना बढ़िया इमारत बना दिए कि यही कारण से इनको कहा जाता है, स्वर्ण काल बोला जाता है इनके शासन काल को, यही कारण ध्यान रखिएगा। तो स्वर्ण काल शाहजहां का शासन काहे की, ताजमहल बनवाए थे, यही कारण से। बाकी स्वर्ण काल जहांगीर का नाम ध्यान रखिएगा, और स्थापना की जब बात की जाए तो हुमायूं का नाम ध्यान रखिएगा। क्लियर, आगे की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में फेमस बिठूर गंगा मेला हमें किस एक शहर में देखने को मिलता है। बेसिक अगर देखा जाए तो इसका नाम है बनारस, प्रयागराज, कानपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारी यूपी के परिप्रेक्ष्य में कौन सा एक ऐसा लोकेशन है जहां पे बिठूर गंगा मेला या महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये बड़ी धूमधाम से इस कारण से यहाँ पर आयोजित भी किया जाता है, अपने यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण होता है। तो ये कहाँ समित है, खासा ध्यान रखिएगा कानपुर। क्योंकि कानपुर के लोकेशन की जब बात की जाए तो यहाँ पे आपने सुना होगा बिठूर नाम का लोकेशन अपने यहाँ पे काफी फेमस था।
और यहाँ पे आपने सुना होगा किसके बारे में, जब हम बात करते हैं नाना साहब, तो नाना साहब यहीं के रहने वाले थे। और नाना साहब के अलावा अगर यहीं पे नामों की बात की जाए तो इसी परिप्रेक्ष्य में नाम ध्यान रखिएगा, किसका नाम, खास करके इसी बिठूर के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि लवकुश की जब बात की जाए तो लवकुश के जन्म की जब बात की जाए तो लवकुश का जन्म भी यहीं से आपको देख मिलता है। और यहीं पे आपने सुना होगा बिठूर में क्या, लवकुश बैराज, तो लवकुश बैराज की जब बात की जाए तो लवकुश बैराज भी यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है। इवन इसी बिठूर की जब बात की जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, वाल्मीकि ऋषि के बारे में। वाल्मीकि ऋषि की जब बात की जाए तो ये यहीं से समय थे जिन्होंने क्या किया था, रामायण नाम के महाकाव्य की रचना की थी पूरी तरीके से संस्कृत भाषा में। तो संस्कृत भाषा में रामायण नाम की जो पुस्तक लिखी है वो वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पे देखा जाए तो इनका नाम यहीं से समय था। ठीक है, बेसिक अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में फेमस कैलाश मेला किस एक शहर में बड़ी धूमधाम के साथ आयोजित किया जाता है। बेसिक अगर देखा जाए तो इसका संबंध किससे होगा। ठीक है, संडे को 2 घंटे की क्लास रखें, हाँ, अरे यार क्या ही कहें, संडे को तो हम अब की बार 2 नहीं 3 घंटे की रखने वाले थे, लेकिन क्या ही कहा जाए, अचानक एक ऐसा रैंडम प्लान हो गया जिस कारण से आप कह सकते हो बीच में तो आपकी 1-2 क्लासेज बाधे भी हो गई थी, मतलब आरो यालू तो एक भी क्लास ना चल पाई। इवन आपका भी कल क्लास हो ही नहीं पाया था, कल का मतलब 3 दिन ना हो पाई थी वो तो चलो ठीक है, अच्छा रहा कि पास्ट में हमने 1-2 सेशन आपके साथ साझा रखा था प्राइवेट करते हुए, तो उसको आपके साथ साझा कर दिया, क्या ही कहा जाए। बहरहाल आगे से कोशिश है ऐसी कोई संकल्पना ना हो, अगर संडे को ऐसा कुछ होता तो आपको पहले से इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, और वो तो हमारा ड्रीम था, हमने पूरी तरीके से तैयार कर लिया था कि थ्योरी आपके साथ एक बार साझा जरूर करेंगे, लेकिन कोई ना, जल्द ही उसको भी साझा कर देंगे, परेशान मत होइए। संडे का रोजे 2 घंटा कर देंगे, परेशान मत होइए, बस वही है थोड़ी सी चीज़ें अपने आप में व्यवस्थित हो जाए। ठीक है, कोशिश हमारी वही है कि संडे वाली जो आपकी होगी ना थ्योरी वाला सेशन, अब अगर होगा तो अब बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, पहले से बता दें और पता चले हमारे सामने कुछ हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे। ठीक है, तो इसी कारण से पहले से नहीं कंफर्म करेंगे, लेकिन अगर होगा तो बिल्कुल होगा, परेशान मत होइए। ठीक है, देखते हैं उसका क्या प्लान है। वैसे हमें लगता है कि शायद इस संडे में ना ही हो पाए। बहरहाल अगर देखिए संडे में हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं संडे को होगा तो एक बात पक्की है कि मंडे को होगी, ये दिवस आप ध्यान रखिएगा, या तो संडे में होगी या तो मंडे में होगी, क्योंकि अब ज़्यादा टाल मटोल नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हो जाता है ना, बड़ा इशू हो जाता है। और सीधी सी बात, जब आप व्यक्तियों के रूप में आप ही किसी काम को कमिट करते हो और खुद ही ना करते हो तो आप दूसरे से क्या अपेक्षा रख सकते हो। और हमें लगता है कि हमारे दैनिक जीवन का ये सबसे बड़ा आदर्श है। पहली बात रेगुलरिटी, समय के महत्व को हम सदैव वैल्यू देते हैं। वो अलग बात है कि अब भाई जरूरी आ गया काम तो काहे करा जाए, अपने को जाना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी आप भी जानते हैं कि अगर दिल्ली में यह व्यक्ति उपस्थित है ना, किसी भी अवस्था में हो तो आपकी क्लास कभी मिस नहीं हो सकती, ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात हमें लगती है कि हम अपने आप में कम से कम रेगुलर रहते हैं और आप सबके साथ जुड़ते रहते हैं। और दूसरी संकल्पना ये होती है खास करके कि हम बहुत तेज ना भागते हैं। हमारी एक ही बड़ी महत्वपूर्ण संकल्पना है कि किसी एक पहलू को पकड़ लिया ना तो बिल्कुल हम खरगोश नहीं बनते, ना हम हिरन की चाल चलते हैं, कछुआ की तरीके से बिल्कुल स्मूथ तरीके से धीरे धीरे चलते हैं। और हमारा एक ही मानना है कि हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। ये नहीं है कि 3 घंटा भाग दिए, चौथे घंटे बैठ गए, ना, चलना है, लगातार चलना है, ये पर्याय होना चाहिए। और ये आदर्श हमने अपने अंदर विकसित किया है और शायद ये आदर्श आपको सदैव हमारे साथ आपके क्रम में भी दिखती होगी। ये हमारी परिकल्पना है, ये हमारे खास करके खुद का एक व्यवसाय है, खुद का एक आधार है कि हम समय की कद्र करते हैं, समय को सदैव वैल्यू देते हैं और शुद्ध रूप से निरंतर रहने की कोशिश करते हैं। और आपसे भी यही आधार हम चाहते भी हैं। बहरहाल यहाँ पर हम किसकी बात करें, कैलाश मेला। आज कैलाश मेला की जब बात की जाए तो कैलाश मेला का संदर्भ किससे है, तो खासा आप भी जानते हैं ये आगरा के अंतर्गत आपका आयोजित होता है। आगरा की जब बात की जाए तो यहाँ पर कैलाश मेला प्रमुख रूप से मिलता है। और इस परिपेक्ष की जब बात की जाए तो कैलाश का नाम आप भी समझ सकते हैं, सावन का मेला। सावन का जो महीना होता है, इस सावन के महीने की जब बात की जाए तो उसी टाइम पे क्या होता है, खास करके आप कह सकते हो कि तीसरा सोमवार, तो सावन के महीने में जो तीसरा सोमवार होता है उस दिवस में इसका आयोजन प्रमुख रूप से किया जाता है। और यहाँ पे तो आपने देखा भी होगा कि हमारे यहाँ पे जो बालिकाएं होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, जो देवियां होती हैं, वो सदैव भगवान शंकर का व्रत रखती हैं और उन्हें नहीं पता है कि भगवान शंकर क्या करते हैं, उन्हें अपना जैसा ही स्वरूप दे देते हैं। जो देवी 21 सावन का निर्जला व्रत रखती है, जो अपने आप पे विशुद्ध निराजल व्रत रखती है, उसे क्या मिलता है, खास करके आप भी जानते हैं कि जो बनेगी आलिया उसे मिलेगा कालिया। ठीक है, तो यहाँ पर नाम ध्यान रखिएगा, सावन का व्रत कहाँ से संबंधित है, ये आपके कैलाश मेला। हालांकि आगरा की जब बात की जाए तो नाम ध्यान रखिएगा बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा सुलह कुल मेला।
सुलह कुल महोत्सव की जब बात की जाए तो सुलह कुल महोत्सव का नाम प्रमुख रूप से आपको देखने को मिल जाता है, सुलह कुल महोत्सव। सुलह कुल महोत्सव के अलावा आप भी जानते हैं यहाँ पर क्या नाम होता है, राम बारात। राम बारात की जब बात की जाए तो इसका भी नाम प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा। आगे की जब बात की जाए तो इसी संदर्भ में नाम ध्यान रखिएगा किसके रूप में, जब हम यूपी की बात करें और आगरा के परिप्रेक्ष्य तो यहाँ पे ताज महोत्सव का भी नाम आपने सुन रखा होगा। तो ताज महोत्सव का भी संबंध यहाँ पे प्रमुख रूप से आपको देखने को मिल जाता है। तो ये कई सारे नाम प्रमुख रूप से कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल के द्वारा कब आपका हस्ताक्षर किया गया। देखिए शुद्ध रूप से समझिएगा, हमारा जो उत्तर प्रदेश है ना, ये पहले उत्तर प्रदेश नहीं था, शुद्ध रूप से संयुक्त प्रांत था। और ये भी आप जानते हैं कि अखंड भारत की जो संकल्पना है, प्रमुख रूप से अगर देखा जाए हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर आपने सुना भी होगा कि जब हम बात करते हैं किसको लेकर के, खास करके उत्तर प्रदेश को लेकर के, तो उत्तर प्रदेश को आधारित करते हुए अगर हम बात करें किसको नाम देकर के, तो उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत था। देश आजाद हुआ था भारत और पाकिस्तान के नाम से, आप भी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को। लेकिन जब देश आजाद हुआ था तो आप भी जानते हैं उस समय कई सारे छोटे छोटे प्रांत थे और उन प्रांतों को भारत का हिस्सा नहीं माना जाता था। विशुद्ध रूप से आपने सुना होगा कितने 562 थे कि 542 थे। उन सबको एकीकृत करने की जिम्मेदारी सरदार पटेल को मिली थी। हालांकि ये जो संयुक्त प्रांत था ये तो ब्रिटिश भारत का हिस्सा था ही था, लेकिन इस प्रांत को केंद्र का हिस्सा बनाया गया। और उस परिपेक्ष की जब बात की जाए तो ये घटना कब की होती है, तो ये आगे की घटना होती है आपके 15 अगस्त को तो देश आजाद होता है, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो दिसंबर महीने में उसी 47 में ही, तो 7 दिसंबर 1947 को ध्यान रखिएगा, जब उत्तर प्रदेश राज्य की जब बात की जाए तो उस पर क्या हुआ, गवर्नर जनरल के द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया। और ये पूरी तरीके से बताया गया कि उत्तर प्रदेश भी क्या है, अपने आप पे ब्रिटिश सत्ता से स्वतंत्र है। अब ये भारत का पूरी तरीके से हिस्सा बन चुका है। ठीक है, बाकी बात की जाए तो पहली बार भारत में ब्लैक फंगस के लिए एक केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। और इसकी जब बात की जाए तो इसका नाम किससे रूप में होता है, ये प्रयागराज में, गोरखपुर में, लखनऊ में या फिर आपके कानपुर से। हमारे यूपी की जब बात की जाए तो यूपी का पर्याय यहां से समझते आपको देख मिलता है। ब्लैक फंगस केंद्र आपके उत्तर प्रदेश में कहां से समझता है। और बेसिक अगर आप लोग इस सेशन में जुड़े हैं तो एक जरूर काम करिएगा कि इस सेशन को लाइक भी करेगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा करेगा, और इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं चाहता तो मैं भी बच सकता था, चाहता तो मैं भी बच सकता था, लेकिन जो बचेगा वो इतिहास कैसे रचेगा। इस संकल्पना को सदैव ध्यान रखिएगा। यहां पर अगर देखा जाए तो इसका संदर्भ क्या होगा, ब्लैक फंगस, जो कि आप भी जानते हैं पिछले क्रम में चाइना के द्वारा कई सारी बीमारियों को प्रेषित किया गया। जैसे आजकल अभी एक कोरोना का नया वेरिएंट आया है, तो इसी में आपने सुना था कि येलो फंगस, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, ऐसे कई सारे नाम थे। तो ब्लैक फंगस को लेकर के एक शोध सेंटर आपके कानपुर में स्थापित किया गया, ताकि ऐसे कोई बीमारी अगर हम लोगों के बीच देखे मिलती है तो उसको कहीं ना कहीं समाप्त किया जाए। उसके लिए एक शोध सेंटर आपका स्थापित किया गया था। सीन क्या होता था, लोगों को आईसीयू में डाल दिया जाता था ना, तो वहां पे मॉइस्चर होता था, नमी, और नमी होने की दशा में जब ऑक्सीजन वगैरह लगता था ना, तो आप भी जानते हैं कहीं पर नमी होता ना तो वहां पे कवक आ जाता, फंगस। और ये फंगस ऐसे होते थे कि आपके नाक के रास्ते कहां पहुंच जाते थे, मस्तिष्क। आप भी जानते हैं मस्तिष्क में कोई चीजें पहुंच जाए, पूरी तरीके से डेड कर दे, तो आप पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं। तो वही संकल्पना ब्लैक फंगस के रूप में आपको मिलती है। कई बार तो आंख वगैरह की रोशनी चली जानी, इसका बड़ा महत्वपूर्ण घटना देखने को मिलता है। तो इन सारे संदर्भों को ध्यान रखिएगा।